आप सुन रहे हैं गुमनाम। आप सुन रहे हैं गुमनाम है कोई, एपिसोड 23। पिछले एपिसोड में हम शेखर और शेख साहब के बीच हुई बातचीत की तरफ बढ़े। हमने देखा कि शेखर ने कैसे अपने बेखौफ अंदाज से शेख साहब को यह बता दिया कि उनकी कमजोरियां और उनकी गलतियां क्या हैं, जिसको समझकर शेख साहब ने अपने व्यापार बढ़ाने के लिए शेखर के सामने कुछ काम रखे। शेखर ने काम के लिए हाँ कर दी और अपने हिस्से मांगने की भी बात की। शेख साहब राजी हो गए और अगले दिन से लाला को उसको काम पर लगाने को कह दिया। अब आगे क्या होता है, आइए जानते हैं। दोस्तों, इसके बाद शेखर ने अपने दिनों को बदलते हुए देखा था। वक्त की जिस सुई ने शेखर को अपनी रफ्तार दिखाई थी, उसकी जिंदगी में अचानक हादसे करवा के अब शेखर ने उस वक्त की सुई के साथ दोस्ती कर ली और उसका हाथ पकड़कर शेखर भी उसी तेज रफ्तार में आगे बढ़ने को तैयार हो गया। शेखर ने दिखा दिया कि उसमें वाकई काम करने का जुनून है। शेखर ने इसके बाद शेख साहब के माल की सप्लाई को शहर से बाहर पहुंचाने का काम किया। देखते ही देखते शेख साहब के व्यापार ने वाकई अच्छे दिन देखने शुरू कर दिए। मजदूरों को भी जब उनका हिस्सा मिलने लगा और उनसे उनकी दिहाड़ी का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा मांगा जाने लगा, तब वो भी बेहद खुश हो गए और उन्होंने भी और बेहतर तरीके से काम करना शुरू कर दिया। यानी कि एक शेखर के आने से उस इलाके की, उस कारखाने की और शेख साहब के व्यापार की काया पलट होने लगी। शायद ये सब शेखर से उसकी तकदीर करवा रही थी। जिस तरह से वक्त को बदलते और हालात को बदलते हुए शेखर ने देखा था, उस तरह से शायद ही किसी और ने देखा होगा। हाँ, अगर इन बदलते हुए हालातों के आगे शेखर झुक जाता तो शायद कहीं पीछे रह जाता, मगर शेखर के टेढ़े किरदार ने उसे हालातों के आगे झुकने के लिए नहीं, बल्कि हालातों से लड़ने के लिए आगे बढ़ाया। शेखर ने अब जोश के साथ होश से भी काम लेना शुरू कर दिया था। बढ़ती उम्र और बढ़ते हुए अनुभवों के साथ उसके अंदर जो समझदारी आनी चाहिए थी, वो काफी तेजी से आ रही थी। वो अब व्यापार के दांव पेंच को भी समझने लगा था। वो धीरे धीरे सूझबूझ के साथ और बड़ी ही चालाकी से अपने काम को अंजाम देने लगा था। उसके जो जो रास्ते बंद कर दिए जाते थे, वो उन रास्तों से हटकर नए पैतरे सोचता था और आगे बढ़ता रहता था। शेखर इसी बीच कभी कभी शहर से अपने गांव भी जाता, अपने चाचा चाची से मिलने। हालांकि वो इतने खुले तौर पर उनसे नहीं मिल पाता था, क्योंकि उसे हमेशा अपनी पहचान लोगों को दिखाने में झिझक होती थी। और अब तो वैसे भी वो व्यापार के नाम पर खतरे मोल लेने लग जाता था। ऐसे में वो चाचा चाची से महज मिल लेता था, उन्हें पैसे दे दिया करता था और फिर वहां से चला जाता था। शेखर की अपने परिवार के साथ जो भी थोड़ी बहुत नजदीकियां थी, वो भी अब नाम भर के लिए रह गई थी। शेख साहब ने प्रदेश की हवा को लेकर जो बात की थी, वो भी सही निकली थी। उन दिनों सरकार भी बदल गई थी और सरकार के पाले हुए लोग भी बदल गए थे। हर सरकार अपने साथ अपने खास आदमियों को रखती है। राजनीति से व्यापार का बड़ा पुराना रिश्ता है। शतरंज के खेल में अगर मंत्री आगे नहीं बढ़ता है, तो अक्सर सामने वाले के कुछ प्यादों को खरीदकर अपनी जेब में रखना पड़ता है। शेख साहब भी सरकार के इन्हीं खास प्यादों में से थे, जिन्हें मंत्री से भी ऊपर का दर्जा मिला हुआ था। शेख साहब के रुबाब के जितने चाहने वाले थे, उतने ही दुश्मन भी थे, मगर शेखर का दुश्मन कोई भी नहीं था। वो तो बेफिक्र अपनी राह पर आगे बढ़ता जा रहा था, मगर जंगल के किसी कोने में किसी हिरण का शिकार होने लग जाए तो दूसरे कोने की हिरण भी बेचैन होती है। शेखर पर भले ही उन दिनों कोई खतरा ना हो, मगर शेख साहब पर खतरा बढ़ता जा रहा था। शेख साहब ने सरकार को काफी पैसे खिलाए थे,
मगर सरकार के हाथ अक्सर लालच की खीर खाने से अपने आप को बचा नहीं पाते थे। उन दिनों सरकार अपने डेवलपमेंट और अपने कंस्ट्रक्शन के कामों के लिए बहुत से इलाकों में जमीन लिया करती थी। नई सदी शुरू होने जा रही थी। 90 का दशक अपने अंतिम में था। सरकार लोगों का विकास तो कर रही थी, लेकिन इससे कई गुना तेजी से अपना विकास भी कर रही थी। मगर इस विकास के रास्ते में शायद सबसे बड़े अड़चन के रूप में शेख साहब विराजमान थे। शेख साहब के इलाके की 1 गज जमीन भी सरकार के कब्जे में नहीं थी। शेख साहब का ये मानना था कि उनका राजवाड़ा, उनकी दौलत, उनका दरबार, उनके ये कारखाने, ये सब उनकी विरासत है और व्यापार में कभी भी विरासत नहीं बेची जाती। व्यापार करने के लिए सरकार को जब भी जितने भी फंड्स की जरूरत पड़ती थी, शेख साहब वो दे दिया करते थे। मगर सरकार का पेट नहीं भर रहा था और उन्हें शेख साहब के इलाके की जमीन चाहिए थी। और सियासत का खेल जब पासा फेंकने लगे तो विरासत के अच्छे अच्छे अमानत भी दांव पर लग सकते हैं। और धीरे धीरे ऐसा ही हुआ। राजनीति ने शेख साहब के दुश्मनों को भी अपने अपने दांव पेच खेलने का मौका दिया और यहीं से फिर शेखर की अहमियत बढ़ने लगी। उसने कई बार शेख साहब के ऊपर हुए हमलों से शेख साहब को बचा लिया। यानी कि वो शेखर जो उस वक्त तक सिर्फ एक व्यापार में मदद करने वाला लड़का था, वो अब शेख साहब की जान का रखवाला और उनकी राजनीति को समझने वाला भी हो गया था। शेख साहब ने इन सभी चीजों की इज्जत की और शेखर को जैसे अपना खास बना लिया। शेखर और लाला अब शेख साहब के 2 ऐसे मोहरे बन चुके थे जो उनको सफल देखने के लिए और तो और जिंदा देखने के लिए कुछ भी कर सकते थे। शेख साहब समझ चुके थे कि राजनीति के दांव पेच फेंकने वाले उनके दुश्मन कौन कौन हैं। इस काम के लिए उन्होंने शेखर को अपना मोहरा बनाया। शेखर के अंदर के जज्बे और उसके टेढ़े अंदाज को तो हम और आप जानते हैं। शेखर ने भी जैसे ठान लिया था कि उसके मालिक के दुश्मनों को वो जरूर उनके रास्ते से हटाएगा। और दोस्तों, शेखर के इसी फैसले ने उसे वो शेखर बना दिया जो उसने कभी सोचा भी नहीं था। शेखर ने एक एक करके शेख साहब के सभी दुश्मनों का सफाया करने का काम कर दिया। उसका ये करामाती कांड जब लोगों में फैला तो हर तरफ हल्ला मच गया कि आखिर कौन है ये लड़का जिसने इतने बड़े बड़े व्यापारियों और नेताओं को मार दिया। यानी कि अब तक शेखर एक छिपा हुआ व्यापारी था, मगर अब वो एक छिपा हुआ कातिल भी बनता जा रहा था। शेख साहब ने कभी भी शेखर को लोगों के सामने पेश नहीं किया। गांव वाले भी उसे अब महीने में 1 आध बार ही देखा करते थे। उन्हें भी शेखर के काम काज के बारे में कुछ खास नहीं पता था। शेखर अब जमाने के सामने जल्दी नहीं आता था। वो जिस रुतबे से और जिस शान से आगे बढ़ रहा था, उसमें अब धीरे धीरे कमी आ रही थी। मगर इस बात से शायद उस वक्त शेखर को कोई खास दिक्कत नहीं हो रही थी। वो तो समझता था कि वो अपना काम अच्छे से कर रहा है, अपने मालिक की जान बचा रहा है, उनके दुश्मनों को खत्म कर रहा है। ये सब करके शेखर खुश था और फिर दौलत भी उसे मिल रही थी। शेखर अपने रास्ते पर आगे बढ़ने के लिए बेताब था और वो बढ़ता ही गया, मगर शायद रफ्तार थोड़ी धीमी पड़ती गई थी। अब उसके खुफिया व्यापार करने के तरीके भी कम होते जा रहे थे। उसके खुद के दुश्मन भी पैदा हो चुके थे। मगर इन सभी चीजों ने कभी भी शेखर को बेचैन नहीं किया था। वो अपने मकसद को सही अंजाम तक पहुंचा ही लेता था। वो अपने काम को पूरा हमेशा करता था और फिर अपनी पहचान, अपनी आइडेंटिटी छिपाने में भी सफल रहता था। पुलिस जिन व्यापारियों की मौत को सीरियसली लेती थी, उनकी मौत में उन्हें कोई भी ऐसा सुराग नहीं मिलता था जिससे कि वो पता लगा सके कि आखिर इनका खून किसने किया है। लेकिन एक चीज थी जो पुलिस के हाथ लगती थी और वो थी अंगूठे के नाखून। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप सब, थंबनेल यानी अंगूठे का नाखून। पुलिस ने उन दिनों हुए बड़े बड़े मर्डर्स की जब जांच पड़ताल की तो उनके हाथ ये सबूत लगा। तो सवाल ये है कि क्या वो थंबनेल उखाड़ने वाला कातिल शेखर ही है? तो भाई इस सवाल का जवाब है नहीं। शेखर ने भले ही
उन कत्लों को अंजाम दिया था, मगर उसने कभी भी उनमें से थंबनेल नहीं उखाड़े थे। तो फिर ये थंबनेल वाला मामला आखिर आया कहां से? अब इसी सवाल का जवाब ढूंढना था शेखर को भी, क्योंकि शेखर ने अपनी जी जान लगाकर हमेशा ये सुनिश्चित किया कि वो पुलिस के लिए कोई भी सुराग ना छोड़े। मगर पुलिस के हाथ जब ये थंबनेल्स लगे तो उन्होंने फिर अपनी तलाश और जांच पड़ताल को और तेज कर लिया। शेखर के मन में अब एक डर पैदा हो चुका था कि कहीं इस तलाश में पुलिस उस तक ना पहुंच जाए। इसलिए अब वो गलती करने वाले और थंबनेल उखाड़ने वाले इंसान को ढूंढना चाहता था। मगर क्या ऐसा हो पाता है और इस सफर में आगे क्या होता है, ये जानने के लिए जुड़े रहिए हमारी कहानी के साथ। आप सुन रहे हैं गुमनाम। शेखर को पता था कि उसने तो थंबनेल्स नहीं निकाले थे, मगर वो ये पता लगाना चाहता था, यानी कि एक तरह से देखा जाए तो थंबनेल चुराने वाले शख्स को अब पुलिस के साथ साथ शेखर भी ढूंढ रहा था। पुलिस के ऊपर सरकार का हाथ था, जो कि खुद ये चाहती थी कि ये कातिल उनके सामने आए, क्योंकि सरकार को भनक थी इस बात की कि हो ना हो मगर इन मर्डर्स के पीछे शेख का ही हाथ है। सीरियल मर्डर्स की दास्तान अब एक बड़ा रूप ले चुकी थी। सारे प्रदेश में ये बात आग की तरह फैल चुकी थी कि कानपुर के आसपास के इलाकों के मशहूर व्यापारियों और नामचीन नेताओं का एक एक करके कत्ल हुआ था, जिसके पीछे किसी अनजान कातिल का हाथ था, जिसे पुलिस पकड़ नहीं पाई थी। सरकार ने जानबूझकर अपने सोर्सेस का इस्तेमाल करके इस खबर को एक बड़ा रूप दिया था। सरकार को इस बात का अंदाजा जरूर था कि इस खबर पर जनता सरकार का गला पकड़ेगी और पुलिस प्रशासन पे थूकेगी भी। मगर ये खुफिया खबर जब बाहर आएगी तो इन सीरियल मर्डर्स के पीछे के लोग भी बेचैन होंगे, और इसी बेचैनी के चलते वो कोई ऐसा कदम उठाएंगे जो उनसे गलतियां करवाएंगी। और पुलिस प्रशासन इस गलती होने के इंतजार में बैठी थी। इसके पीछे कौन लोग हैं, इसका पता अगर पुलिस लगा लेती तो पुलिस और सरकार अपनी खोई हुई इज्जत वापस पा सकती थी। यानी कि शॉर्ट टर्म के लिए जो बेइज्जती थी वही लॉन्ग टर्म के लिए इज्जत देकर जाती। सरकार को सरकार के इस फेंके गए पासे ने शेखर की रातों की नींद उड़ा दी थी। शेखर की पहचान, उसकी आइडेंटिटी भले ही लोगों से छुपी हुई थी, मगर उसके किए गए कांड अब सारे प्रदेश के लोगों को पता थे। इस बात ने शेखर को काफी बेचैन किया और अंदर ही अंदर डराया भी। शेखर ये समझ नहीं पाया कि जिस खेल में वो अब तक बड़े आराम से बैटिंग किए जा रहा था, वहां अचानक से पिच में किसने गड्ढे कर दिए। अब कौन सी बॉल कब कहां से आएगी और कहां लग जाएगी, ये शेखर नहीं जानता था। शेखर के अंदर जितना खौफ था उतना ही गुस्सा भी। वो ये जानना चाहता था कि आखिर ये थंबनेल उठाने वाला कातिल कौन है। उसका मन उससे बार बार ये कह रहा था कि कोई है जो उसे फंसाने की कोशिश में लगा हुआ है, क्योंकि शेखर की नजर में अब तक उसने जो कुछ भी किया था वो ठीक था। शेखर के टेढ़े रवैये, उसकी रुबीले अंदाज, उसकी तकदीर ने उसे जिंदगी में कई मोड़ दिखाए और हर मोड़ पर से उसका रास्ता कहीं ना कहीं मुड़ता चला गया। ऐसे में अगर रास्ते के साथ शेखर नहीं चलता तो भटक जाता। अपने मालिक की जान बचाना, मजदूरों को उनका हक दिलाना, किसी का व्यापार बढ़ाना, ये सब करना शेखर की नजर में गलत नहीं था। और शेखर को खुद पर यकीन भी था। उसने अपनी हिम्मत और अपने शातिर दिमाग से ऐसा परचम लहराया था कि जिसका जवाब नहीं था। शेख के व्यापार में उस वक्त तक कभी इतना फायदा नहीं हुआ था जितना शेखर ने 4-5 सालों में करके दिया था। शेखर के अंदर जो हुनर था उसका कोई मुकाबला नहीं था। शेखर जानता था कि वो खुद में एक अलग शख्सियत है। उसे घमंड नहीं था अपने ऊपर, मगर एक विश्वास जरूर था कि चाहे कुछ भी हो जाए उसका मुकाबला करने वाला इतनी आसानी से कहीं नहीं मिलेगा। और यही यकीन शेखर के गुरूर का कारण था। लेकिन शेखर के गुरूर की राह का कांटा था ये इंसान जिसने थंबनेल्स निकाल कर रखे थे, और पुलिस उसे ढूंढते हुए कहीं शेखर तक ना पहुंच जाए इसका उसे डर था। शेखर ने सोच लिया था कि इससे पहले कि पुलिस
उस शख्स तक पहुंचे और अपने केस में आगे बढ़े, शेखर खुद जाकर पता लगाएगा कि इस साजिश के पीछे कौन है। मगर शेखर की जिंदगी के इस भसड़ के बीच उसके साथ और भी बहुत कुछ हुआ। इस दौरान उसकी जिंदगी में एंट्री ली उसके सबसे प्यारी अमानत आयशा ने। शेखर की जिंदगी जिस मोड़ पर थी, उस मोड़ पर उसके साथ बहुत सी घटनाएं घट रही थी और इन्हीं घटनाओं में से एक थी आयशा से मुलाकात की घटना। आयशा भी शेखर की जिंदगी में किसी मामूली ढंग से नहीं आई थी। जब इंसान खुद अलग किस्म का हो तो उसके साथ हादसे भी अलग अलग किस्म के ही होते हैं। आयशा और शेखर की मुलाकात के पीछे भी एक कहानी है। जब ये सब हो रहा था, उसी बीच एक दिन लाला ने शेखर को काफी सारे पैसे दिए थे और शेखर से कहा था कि ये बड़े जरूरी पैसे हैं, तुझे एक खास काम के लिए दिए जा रहे हैं शेखर। ये समझ ले कि ये काम हो जाएगा तो तेरे और हमारे सभी के सर से बोझ उतर जाएगा। ये पैसे तुझे शहर से बाहर एक आदमी को पहुंचाने हैं। इस बैग में एक कागज पड़ा है जिसमें एड्रेस लिखा हुआ है। वो आदमी तुझे वहीं मिलेगा। तू ये लाल दुपट्टा पहन कर जा, ऐसा समझ कि ये तेरी निशानी है। और एक बार वो बस तुझे पहचान लेगा, उसके बाद आगे की कहानी हमने उसे समझा दी है। तू बस पैसे उसे दे देना और फिर उसे पैसे देकर उससे एक लेटर मिलेगा। वो लेटर लेकर यहां हमारे पास वापस आ जाना। शेखर ने कहा, ठीक है, मैं ये काम कर लूंगा। लाला ने शेखर से कहा, मगर ध्यान रखना शेखर, ये काम इतना भी आसान नहीं है। हमारे खिलाफ खड़े होने वाले इस इलाके में बहुत हैं और पुलिस भी आजकल हाथ धोकर हमारे पीछे पड़ी हुई है। ये काम तुझे बड़ी सावधानी से करना होगा। शेखर ने लाला को यकीन दिलाते हुए कहा कि भरोसा रखिए मुझ पर लाला, ये काम मैं सही तरीके से करके ही लौटूंगा। आप बेफिक्र रहिए और समझिए कि आपका काम हो गया। शेखर ने लाला को यकीन दिला दिया था, मगर अंदर ही अंदर वो भी जानता कि उसके लिए इस काम को अंजाम देना इतना आसान नहीं होगा। इलाके के आसपास पुलिस ने अपने पहरेदार लगाकर रखे थे। किसी भी हलचल पर पुलिस वालों की पैनी नजर बनी हुई थी। ऐसे में शेखर का इस काम को अंजाम देना मुश्किल था, मगर शेखर जब ठान लेता था तो बस ठान लेता था। अपने काम को पूरा करने के रास्ते में कोई भी आए, उसकी परवाह शेखर ने कभी भी नहीं की। शेखर पैसे लेकर चल पड़ा था। वो गाड़ी में जा रहा था। उसने खतरों से बच बचकर जैसे तैसे अपने आप को इलाके से बाहर निकाल लिया था। अब उसे लग रहा था कि वो सारे खतरों से बच चुका है और पुलिस चेक पोस्ट पर कैसे बचना है ये भी उसने तय कर लिया था। पुलिस चेक पोस्ट से भी शेखर निकल गया था और अब उसकी टेंशन कम हो गई थी। अब उसे भरोसा हो गया था कि वो सही सलामत दिए हुए एड्रेस पर पहुंच जाएगा। मगर अचानक उसकी गाड़ी पे एक हमला हुआ। किसी ने पीछे से गोली चलाई जो गाड़ी के पीछे के बम्पर्स पर आकर लगी। शेखर का बैलेंस गड़बड़ा गया, मगर शुक्र है कि गाड़ी की रफ्तार तेज नहीं थी, इसलिए उसने अपने आप को संभाल लिया। इसके बाद उसने पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि रास्ते पर कोई भी नहीं है। शेखर समझ गया कि कोई है जो छिपकर उस पर वार कर रहा था। शेखर अब घबरा रहा था। उसे समझ नहीं आया था कि उसे क्या करना है। वो जानता था कि अगर वो रुक जाएगा तो शायद उस पर हमला तेज हो जाए, इसलिए उसने गाड़ी की रफ्तार तेज की और आगे बढ़ने लगा। इसके बाद शेखर पर हमले तेज होने लगे। शेखर की गाड़ी पर गोलियां बरसने लगी। जिस जिस तरफ से गोलियां बरस रही थी उस तरफ से शेखर गोलियां चलाकर उल्टा जवाब दे रहा था। सड़क सुनसान थी, मगर शहर पास में ही था। इसके बाद शेखर टैग लेकर गाड़ी से कूद गया। गाड़ी जाकर किसी अनजान जगह ठुक गई। शेखर को गाड़ी से कूदते हुए हमलावरों ने देखा, मगर शेखर चीते की रफ्तार से भाग गया। वो कहां गया था ये किसी ने नहीं देखा था, मगर उन्हें शक हुआ कि शेखर जरूर शहर की तरफ ही भागा होगा। अब शेखर ने शहर की तरफ तेजी से भागना शुरू कर दिया और उसने देखा कि वो हमला करने वाले गुंडे भी उसके पीछे पीछे भाग रहे हैं। शेखर को अब एक ऐसी जगह की तलाश थी जहां वो थोड़ी देर छिप सके।
शेखर को सामने एक सरकारी स्कूल दिखा। अब क्या शेखर वहां सही सलामत जा पाता है और फिर क्या हमलावरों को जवाब दे पाता है? ये जानने के लिए बने रहिए हमारी कहानी के साथ। आप सुन रहे हैं गुमनाम। शेखर को नजर आया कि उस शहर के पास में एक स्कूल है। वो उस तरफ जा रहा था कि उसने देखा कि एक आदमी है जो बंदूक लेकर खड़ा है। उसकी नजर चारों तरफ घूम रही थी। शेखर समझ गया था कि ये गुंडा उसी की तलाश में है। शेखर पीछे से गया और उसने उस गुंडे को दबोचकर उस पर छुरी चला दी। वो गुंडा तो वहीं मर गया। इसके बाद शेखर स्कूल के अंदर घुस गया। स्कूल के अंदर हर जगह क्लास चल रही थी। ऐसे में शेखर को कहां छिपना था ये उसे समझ में नहीं आ रहा था। उसने कई कोनों पर जाने की कोशिश की, मगर हर जगह कोई ना कोई मौजूद था। और कोई शेखर को इस हालत में देख लेता तो किसी को भी शक होता। इतने में शेखर का पीछा करने वाले गुंडे स्कूल के गेट के पास आ गए थे और उनमें से एक गार्ड को चकमा देकर अंदर भी घुस गया था। शेखर को अब जल्द से जल्द कहीं छिपना था। शेखर ने देखा कि क्लासेस के बगल में वॉशरूम है, मगर बॉयज वॉशरूम में हल्ला हो रहा था क्योंकि वहां काफी सारे लड़के मस्ती कर रहे थे। शेखर अपनी जान बचाने के लिए गर्ल्स वॉशरूम में ही घुस गया क्योंकि वहां पर कोई भी नहीं था। अब मरता भला क्या नहीं करता, जैसे तैसे जान बचाने के लिए गर्ल्स वॉशरूम में ही घुस गया। अब दोस्तों, इस माहौल को वैसे तो बड़ा खतरनाक और संगीन होना चाहिए था, मगर यह माहौल बड़ा ही मजेदार होने जा रहा था। और वो इसलिए क्योंकि इस माहौल में ही हमारे शेखर भाई साहब की मुलाकात होने जा रही थी आयशा मैडम से। आयशा अपने क्लासरूम से बाहर निकली और वॉशरूम में गई। वो उन दिनों उसी स्कूल में थी और 12वीं क्लास में पढ़ती थी। वो वॉशरूम में शेखर के बगल वाले टॉयलेट में गई। उसे अपनी ड्रेस चेंज करनी थी, शायद कोई फंक्शन स्टार्ट होने जा रहा था। उसने ड्रेस चेंज की और टॉयलेट के ऊपर अपनी ड्रेसेस टांगी। इतने में आयशा की स्कर्ट जाकर बगल में गिर गई जहां शेखर छिपा हुआ था। शेखर को कहीं से उसके ऊपर एक स्कर्ट गिरती हुई दिखी। शेखर हैरान रह गया। उसे अब समझ ही नहीं आया कि क्या करना है। बेचारे ने कभी स्कर्ट जैसे कपड़े को देखा भी नहीं था। मगर अब बात यह थी कि आयशा की स्कर्ट थी शेखर के पास और अगर शेखर टॉयलेट से बाहर आता तो हंगामा खड़ा हो जाता। शेखर के मन में दुविधा अब यह थी कि वो स्कर्ट वापस कैसे करे। शेखर ने बहुत कोशिश की कि वो जैसे तैसे उस स्कर्ट को वापस ऊपर रख दे, मगर उसके हाथ नहीं पहुंच रहे थे और टॉयलेट में इतनी जगह या ऐसा कोई सहारा नहीं था जिसके सहारे वो ऊपर चढ़ जाए। अब आयशा ने अपने कपड़े चेंज किए और बाकी कपड़ों को समेटने लगी। इतने में उसने देखा कि उसकी स्कर्ट है ही नहीं उन कपड़ों में। अब आयशा इधर अलग परेशान हो गई। उसे समझ नहीं आया कि आखिर उसकी स्कर्ट कहां चली गई। आयशा परेशान होने लगी। वो इधर उधर ढूंढने लगी और धीरे से बड़बड़ाने लगी, अरे मेरी स्कर्ट कहां गई? आयशा परेशान हो रही थी, साथ ही उसे डर भी लग रहा था कि कहीं उसकी स्कर्ट किसी ने चुरा तो नहीं ली। आयशा पूरी तरह से घबराने लगी। उसने इधर उधर हर जगह खोजने की कोशिश की, मगर नहीं मिली। उसने सोचा कि कहीं उसकी स्कर्ट बगल के टॉयलेट में तो नहीं गिर गई। इसके बाद आयशा बाहर आई और बगल के टॉयलेट में घुसने लगी जहां पर शेखर था। आयशा ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, मगर वो नहीं खुला। खुलता भी कैसे, अंदर तो शेखर था। आयशा को तो ये बात पता थी नहीं कि अंदर शेखर है। उसने दरवाजा नॉक करना शुरू किया। ठक ठक ठक। आयशा ने नॉक किया और कहा, अंदर कोई है क्या?
शेखर आयशा की बातों का जवाब देता तो फंस जाता। अब बेचारा संकट में था, बोलूं तो क्या बोलूं, इसलिए वो चुप ही रहा। आयशा को कोई जवाब नहीं मिला तो वो हैरान हो गई। वो सोचने लगी कि दरवाजा तो अंदर से बंद है, मगर अंदर से कोई जवाब नहीं दे रहा है। आखिर अंदर है कौन? आयशा ने दोबारा दरवाजा नॉक किया, मगर फिर भी अंदर से कोई आवाज नहीं आई। आयशा ने एक बार फिर पूछा कि अंदर कोई है या नहीं। अंदर से दोबारा कोई जवाब नहीं आया। शेखर इधर अंदर परेशान हो रहा था, मगर उसे यह ख्याल आया कि शायद दरवाजे के बाहर जो लड़की है वो ज्यादा परेशान हो रही होगी। इसलिए शेखर ने हिम्मत जुटाकर यह फैसला कर लिया कि अब वो बाहर निकलेगा। उसके बाद जो होगा वो देखा जाएगा। और हम तो जानते हैं कि शेखर ने एक बार कुछ करने की ठान ली, मतलब ठान ली। शेखर ने दरवाजा खोला और वो बाहर आने लगा। इधर से वो बाहर आ ही रहा था कि उतने में सामने से आयशा ने भी दरवाजा खोलने की कोशिश की। अब दोनों टकरा गए। आयशा ने देखा कि अंदर एक लड़का था। वो डर के मारे शौक में आ गई। वो चिल्लाने ही वाली थी और शेखर ने देखा कि वो चिल्लाने वाली है कि इतने में उसने जोर से आयशा को अपनी तरफ खींचा और उसका मुंह बंद कर दिया और कहा कि चिल्लाना मत। ठीक इस वक्त शेखर ने आयशा को ध्यान से देखा और उस एक पल के लिए शेखर को ऐसा लगा जैसे वो किसी दूसरी दुनिया में आ चुका है। उसने उस दिन से पहले कभी इतनी खूबसूरत लड़की नहीं देखी थी। आयशा को देखकर शेखर की आंखें खुली की खुली रह गई। आयशा डरी सी, सहमी सी उसके सामने खड़ी थी, अपना मुंह बंद किए हुए। आयशा की आंखें झुकी हुई थी और डर डर के शेखर की तरफ देख रही थी। शेखर को इन आंखों में जैसे एक ऐसा सुरूर दिख गया जिसमें वो अपने आप को डुबा देना चाहता था। शेखर आयशा को बस देखे जा रहा था। उसके बाल ऐसे घने काले थे जो कि बार बार उसके चेहरे पर उड़कर आ रहे थे। उसकी लटें उलझती जा रही थी जिनको संवारने का शेखर का दिल था, मगर उसने अपने आप को रोक लिया। आयशा अपने किसी फंक्शन के लिए तैयार हुई थी और उसने इशारे किए शेखर को कि वो उसके मुंह पर से हाथ हटाए और उसे जाने दे। शेखर ने आयशा के मुंह पर से हाथ हटाया। उसने आयशा से कहा कि देखिए आप मुझे गलत मत समझिए। मैं यहाँ बस छिपने आया था। मेरे पीछे कुछ लोग पड़ गए थे और फिर आपकी स्कर्ट गलती से मेरे पास आ गई। आप गलत मत समझिए। मैं तो बस यहाँ छिपा था और आपकी स्कर्ट मेरे सिर पर गिर गई। आप अपनी स्कर्ट ले लीजिए, ये रखिए। आयशा ने गुस्से में स्कर्ट छीना शेखर के हाथ से और वो जाने लगी। वो जा ही रही थी कि इतने में शेखर ने उससे पूछा, वैसे आपने अपना नाम नहीं बताया? आयशा ने कुछ जवाब नहीं दिया, मगर शायद उसके चेहरे से शेखर को वो कोई जवाब देना चाहती थी। आयशा ने पलकों को झुकाया और एक भीनी मीठी सी मुस्कान देकर चली गई। शेखर ने आयशा को मुस्कुराते हुए देखा और उस पर जैसे फिदा हो गया। उसने इतनी खूबसूरत लड़की को कभी देखा ही नहीं था। शेखर के ऊपर पहली नजर वाला सुरूर, या जिसे हम लव एट फर्स्ट साइट कहते हैं, वो छा चुका था। वो अब आयशा के पीछे पीछे जाना चाहता था। शेखर ने देखा कि आयशा किसी हॉल के अंदर जा रही थी और वहां भीड़ थी। अब शेखर बेचारा घुसता तो कैसे घुसता। शेखर जैसे तैसे बच्चों के बीच से घुस गया हॉल के अंदर और एक कोने में जाकर खड़ा हो गया। उसने देखा कि वहां कोई फंक्शन शुरू होने जा रहा है। शेखर समझ गया कि शायद वो लड़की इस फंक्शन के लिए तैयार होकर आई थी और शेखर का अंदाजा सही निकला। उस फंक्शन में एक डांस परफॉर्मेंस थी जिसमें आयशा डांस करने जा रही थी। थोड़ी ही देर में प्रोग्राम शुरू हुआ। इसके कुछ देर बाद आयशा के ग्रुप की परफॉर्मेंस आई। आयशा अपने कुछ सहेलियों के साथ स्टेज पर आई और सबकी नजर उन सब पर थी। शेखर ने आयशा को स्टेज पर आते हुए देखा। शेखर का सारा ध्यान आयशा की तरफ था।
वो आयशा को स्टेज पर देखकर उसका दीवाना हो गया। आयशा ने जब डांस किया तो हर तरफ तालियां बज रही थी। शेखर के दिल में जो तितलियां बाहर आ रही थी वो तो सिर्फ आयशा पर चिपकी हुई थी। शेखर ने आयशा को नाचते हुए देखा। उसकी अदाएं, उसकी आजाद चाल, उसके हर एक मूव पर शेखर की आंखें गड़ी हुई थी। शेखर के दिल ने यह मान लिया था कि शायद उस वक्त वो दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज को होते हुए देख रहा था। शेखर को उस दिन जितनी एक्साइटमेंट हुई थी उतनी कभी भी नहीं हुई थी। उस पल वो सब कुछ भूल चुका था। वो कौन था, कहां से आ रहा था, उसे कहां जाना था, सब कुछ भूल चुका था। उसके सामने सिर्फ आयशा नजर आ रही थी उसे, जिस पर उसकी नजर हटाए नहीं हट रही थी। शेखर ने जैसे उस एक झलक को अपने दिल में कैद कर लिया था। शेखर ने मन बना लिया था कि अब उसे इस लड़की को अपने करीब लाना था। ये कौन थी, कहां से थी, क्या करती थी, ये सब जाने बिना शेखर ने मन बना लिया था कि इस लड़की के करीब आएगा। शायद इसी जिद ने उसे आयशा की तरफ भागने के लिए मजबूर किया। मगर मुद्दे की बात यह है कि ये प्रेम कहानी आगे बढ़ी तो बढ़ी कैसे, और फिर शेखर के कामकाज का आखिर क्या हुआ, ये जानने के लिए बने रहिए हमारी कहानी के साथ। आप सुन रहे हैं गुमनाम। शेखर ने मन बना लिया था कि उसे उस स्टेज वाली लड़की का नाम पता करना था और उसको अपने दिल की बात कहनी थी। शेखर ने अब सोचा कि वो स्टेज के पीछे चले जाए आयशा से मिलने, मगर जाता तो जाता कैसे। इतने में उसे एक आदमी दिखा जिसे देखकर लग रहा था कि वो वेटर है। शेखर ने फट से वेटर को पकड़ा और उसके हाथ से चाय का ट्रे लिया और उससे कहा कि ये मुझे दे दो, अंदर मैं दे आता हूं। तुम अंदर जाओ, प्रिंसिपल साहब ने अपने लिए कुछ ऑर्डर किया है, वो ऑर्डर अभी तक पहुंचा नहीं, जाओ जल्दी जाकर देखो। अब शेखर की बात ऐसी थी कि वो वेटर मना भी नहीं कर पाया और फट से अंदर चला गया। शेखर तुरंत मौका ढूंढते ही ट्रे लेकर अंदर पहुंच गया। अब अंदर वो उसी लड़की को ढूंढने लगा जिससे उसकी मुलाकात हुई थी। फाइनली थोड़ी देर इधर उधर नजर घुमाने के बाद उसकी नजर पड़ी आयशा पर। शेखर ने बिना किसी देरी के आयशा के पास जाने का मन बना लिया। वो आयशा के पास पहुंचा और वो अचानक शेखर को देखकर डर गई। उसे समझ भी नहीं आया कि उसे क्या करना है। वो चिल्लाती तो हंगामा हो जाता, इसलिए उसने चिल्लाना ठीक नहीं समझा। उसने गुस्से से शेखर से कहा कि तुम कौन हो, यहाँ क्यों आए हो, जाओ यहाँ से, तुम्हें किसी ने देख लिया तो तमाशा खड़ा हो जाएगा। शेखर ने आयशा के करीब आने की कोशिश की और उससे कहता है, मेरा नाम शेखर है, तुमने अपना नाम नहीं बताया। आयशा कहती है, तुम क्या करोगे मेरा नाम जानकर। शेखर ने आयशा की आंखों में देखा और उससे कहा कि सोचता हूं जोड़ लूं तुम्हारे नाम को अपने नाम के साथ। अब उसके लिए तुम्हारा नाम जानना भी जरूरी है ना। आयशा को भी जैसे कुछ कुछ शेखर का अंदाज भा रहा था। शेखर के जिस्म और उसकी ऊपरी बनावट में जो गुरूर झलक रहा था, शायद उसके अंदर से होकर आयशा ने शेखर के दिल में एक भीनी सी प्यारी सी खुशबू को पहचान लिया था, जो कि आयशा के लिए ही बनी थी। आयशा ने शेखर से कहा, मेरा नाम आयशा है, अब जान लिया ना मेरा नाम, अब जाओ दफा हो जाओ यहाँ से, और वैसे भी तुम तो हमारे स्कूल के नहीं लगते। शेखर कहता है, हाँ, शायद तुमसे मिलने के लिए बड़ी दूर से आना पड़ा मुझे। अभी के लिए तो यहाँ से जा रहा हूँ, मगर यकीन करो वापस जरूर आऊंगा। आयशा ने एक अच्छी सी मुस्कान दी। ये मुस्कान शेखर की बातों पे खुश होकर तो दी ही थी, लेकिन उससे ज्यादा शायद इसलिए दी थी कि शेखर सीधे सीधे निकल जाए। आयशा नहीं चाहती थी कि वहां कुछ भी तमाशा हो जाए। शेखर वहां से निकल गया। आयशा का सुरूर अभी भी उसके मन में छाया हुआ था।
मगर कुछ देर बाद शेखर को ध्यान आया कि आखिर वो इस स्कूल में घुसा क्यों था। शेखर पे हुए हमले के पीछे आखिर कौन था, ये शेखर समझ नहीं पाया था। जिस तरह से उन गुंडों ने शेखर पर हमला किया था और उसका पीछा कर रहे थे, वो लोग पुलिस वाले तो नहीं हो सकते थे। और पुलिस की चेकिंग से शेखर सही सलामत निकल चुका था, और वैसे भी उसके चेहरे को कोई पहचानता तो था नहीं। फिर ये कौन लोग थे जो शेखर का पीछा कर रहे थे? शेखर ने समझा कि अगर वो उस रास्ते गया तो कहीं फिर से उस पर हमला ना हो जाए। इसलिए शेखर ने सोच लिया कि वो उसी जगह स्कूल के आसपास किसी ठिकाने को ढूंढेगा और वहां कुछ दिन रुक जाएगा। और फिर जो नई नई खुशी उसके हाथ लगी थी आयशा को देखने और उससे मिलने की, उसे भी वो बार बार महसूस करना चाहता था। शेखर के इस फैसले ने उसे एक ऐसा मकाम दे दिया जिसके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं था। शायद उसका ये फैसला उसे आयशा के करीब लाने जा रहा था, जिसकी अभी तक उसने सिर्फ कल्पना की थी। और इस कल्पना का सीधा सीधा कारण था आयशा का शेखर को पसंद आ जाना। शेखर ने अपने मन में जिस भी किस्म की छवि बनाई होगी किसी खूबसूरत हमसफर की, शायद आयशा में उसने वो पा लिया था। ऐसे देखा जाए तो शायद इससे पहले शेखर ने प्यार मोहब्बत की दिशा में शायद ही अपने दिलो दिमाग में कोई ख्याल लाया होगा। मसलन उसकी जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा था वो उसे मानसिक तौर पर परेशान ही कर रहा था। उसकी जिंदगी की उथल पुथल में वो ऐसा उलझा रहा था कि शायद उसने अपनी भाग दौड़ को ही अपनी आदत और अपनी फितरत बना लिया था। मगर इस भाग दौड़ के बीच जब एक ऐसा पल आया जिसने उसे अपनी जिंदगी के सबसे इश्कनुमा लम्हे में धकेल दिया, तब शायद शेखर अपने आप को उस लम्हे में गिर जाने से रोक नहीं सका, या शायद वो खुद को रोकना चाहता भी नहीं था। मोहब्बत वो दरिया नहीं है जिसमें आप बच बच कर फिसलो और फिर गिरो। मोहब्बत तो दरअसल वो दरिया है जहां आप साहिल से कहो कि आपको डूबना है और साहिल आपको डुबाकर भी किनारे तक पहुंचाने का एहसास दिला दे। शेखर के आयशा के पीछे पीछे घूमने का और उसके आगे पीछे मंडराने का सिलसिला अब शुरू हो चुका था। जिस इश्क को उसने बस अपनी कल्पना में रखा था, अब वो उसे नए रास्तों पर ले चलने के लिए बेसब्र हो रहा था। वहीं आयशा भी जैसे अपनी उम्र को मोहब्बत की दहलीज पे खड़ी हुई पा रही थी। उसने भी शायद इश्क को किन्हीं तरीकों से नहीं तोला था या मापा था। इश्क जिस भी किसी तरीके से उसकी जिंदगी में आता वो स्वीकार कर लेती। हालांकि शेखर के रूप में इश्क का उसकी जिंदगी में आना उसे तो बिल्कुल पसंद नहीं आया था। मगर वो आशिक ही क्या जिसकी माशुका शुरू में खफा ना हो और बाद में राजी ना हो। आयशा ने भी जैसे धीरे धीरे अपने आप को मौके देने शुरू किए थे कि वो आजमाए कि शेखर जैसे लड़के के साथ आगे बढ़ना क्या आसान है या नहीं। आयशा का यूं शेखर की तरफ थोड़ी दिलचस्पी लेने में शेखर का भी हाथ था। शेखर अपनी आशिकी के दौरान हर वो कोशिश करने को तैयार था जो उसे आयशा के करीब लाती, फिर चाहे वो उसके स्कूल आने का वक्त या उसके स्कूल जाने के वक्त उसका इंतजार करना और कुछ देर की बातचीत में भी खुश हो जाना, या फिर उसके साथ उसके घर के पास तक जाना और तरह तरह की बातें करना, मिलने के नए नए बहाने ढूंढना और रोज कुछ ना कुछ दिलचस्प तोहफे देकर आयशा का दिल बहलाना, ये सब पैतरे शेखर आजमा रहा था। दोस्तों, आयशा और शेखर की कहानी शायद आप लोगों को इम्प्रैक्टिकल भी लग रही होगी। आप लोग ये सोच रहे होंगे कि कैसे एक खूंखार कैरेक्टर वाला शेखर यूं अचानक प्यार के रास्ते पर चलने लगता है और कैसे बिना जाने बिना सोचे आयशा शेखर में इंटरेस्ट लेने लगती है। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये सब तो बकवास है, ऐसा कुछ भी होना मुमकिन नहीं है, या यूं कहें कि ऐसा तो सिर्फ फिल्मों में ही होता है। दरअसल आप लोगों का ये सोचना गलत भी नहीं है। प्यार मोहब्बत को हकीकत की तराजू से तोलकर भी देखना चाहिए लोगों को। मगर सच तो ये है कि जब किसी की तरफ
आपका दिल झुक जाए ना, तो फिर आप परवाह नहीं करते कि क्या प्रैक्टिकल है और क्या इम्प्रैक्टिकल। और आपने या हम सब ने लाइफ में किसी ना किसी मोमेंट पे ये जरूर सोचा होगा कि हम इतने बेपरवाह, इतने बेखौफ कैसे हो जाते हैं जब हम प्यार में पड़ते हैं। तो प्यार क्यों लोगों के दिलो दिमाग में एक छाप छोड़कर चला जाता है। दरअसल दोस्तों, जहां तक प्यार मोहब्बत की बात की जाए तो ये एक ऐसा रास्ता है जिस पर आप चलने से बच भी लें तो भी ये रास्ता अपनी तरफ आपको खींच लेगा। और शायद इस रास्ते पर चलने के लिए आपको किसी एक्स्ट्रा एफर्ट या किसी शक्ति की जरूरत नहीं पड़ती। जरूरत होती है तो बस एक ऐसे इंसान की जिससे आपका दिल लग जाए। इसलिए आप कभी कभी इस रास्ते पे इतना सोच विचार नहीं करते। आप ये नहीं सोचते कि आप क्या थे या आप क्या हैं। आप ये नहीं सोचते कि आप कहां से आए और आपको कहां जाना है। आपका तो दिल ये करता है कि बस इसी रास्ते पर रुक जाएं और किसी से दिल लगाकर इसी रास्ते को अपनी मंजिल बना लें। मगर रास्ते आखिरकार तो रास्ते ही हैं। और इस रास्ते पर आगे बढ़ते बढ़ते शेखर को भी ये फैसला लेना था कि वो अपने पीछे और अपने आगे की जिंदगी के पड़ावों के बारे में आयशा को बताए। और आयशा, जो अब तक सिर्फ शेखर को हाँ देखा जाएगा या वो सिर्फ दोस्त है वाले फेज में रखा था, क्या वो भी इस फेज से आगे बढ़कर इस मोहब्बत के रास्ते पर अपने कदम बढ़ाएगी। ये जानना बड़ा दिलचस्प रहेगा कि अब आगे क्या होता है। ये जानने के लिए जुड़े रहिए हमारी कहानी के साथ। आप सुन रहे हैं गुमनाम। शेखर और आयशा का इश्क एक टिपिकल टीनेज लव के रास्तों पर बढ़ने लगा था। शेखर का यूं छोटे छोटे तरीकों से आयशा को इम्प्रेस करना और आयशा का धीरे धीरे शेखर की दोस्ती को और उसके कैरेक्टर को पसंद करना, दोनों का साथ में ज्यादा वक्त बिताने लग जाना, एक दूसरे से प्यार से बात करना और वक्त वक्त पर एक दूसरे की टांग खींचना, ये सब सिलसिले अब शुरू हो चुके थे। वो गाना तो सुना ही होगा आपने, देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए। ख्वाब देखना शायद इसलिए भी जरूरी है दोस्तों। कोई ख्वाब अगर आपके दिल में बार बार अपनी जगह बनाए तो आपका दिल खुद ब खुद उस ख्वाब को हकीकत बनाने की कोशिश में लग जाता है। और ऐसा इश्क मोहब्बत के केस में तो शायद हमेशा ही होता है। शेखर का भी आयशा की तरफ अट्रैक्ट हो जाना और उसकी चाहत में दिन रात अपने आप को ढालना, यह भी उसी ख्वाब का नतीजा था जो उसके दिल में पनप रहा था। और उसकी कोशिशों ने धीरे धीरे इस ख्वाब को हकीकत में बदलना शुरू कर दिया था। शेखर की कोशिशों ने आयशा को भी शायद ये यकीन दिला दिया था कि शेखर एक बेहतरीन इंसान है और उसके इश्क को अपनी जिंदगी में लाने के मौके देने का फैसला आयशा को परेशान नहीं करेगा। मगर ये सब जब चल रहा था तो इन सब के बीच कभी भी शेखर ने आयशा से अपनी असल हकीकत का जिक्र नहीं किया था। प्यार मोहब्बत की हकीकत नहीं बल्कि जिंदगी की हकीकत। शेखर ने आयशा को ये नहीं बताया था कि वो क्या करता है, वो किसके लिए काम करता है, वो किन रास्तों से चलकर यहां तक आया है। शेखर शायद सही वक्त की तलाश में था। शेखर आयशा को उस जगह पर लाना चाहता था जहां आयशा का उसकी जिंदगी के ऊपर और उसका आयशा की जिंदगी के ऊपर एक हक आ जाए। हक होना भी बहुत जरूरी है। आप अपनी जिंदगी की कुछ बातें जानने का हक सभी को नहीं दे सकते। आप जमाने को यह बताते हुए नहीं फिर सकते कि आप असल तौर पर क्या हैं, आप असल मायनों में क्या हैं। ये आप कुछ खास लोगों से ही जिक्र किया करते हैं। बस उसी खास जगह पर शेखर आयशा को लाना चाहता था। शेखर और आयशा यूं ही एक दिन साथ बैठकर अकेले में कुछ बातें कर रहे थे। शेखर ने मन बना लिया था कि उस वक्त वो आयशा से अपनी हकीकत का जिक्र कर देगा। शेखर ने आयशा से कहा कि आयशा, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। आयशा ने मन में सोच लिया था एक पल के लिए कि शायद शेखर होठों पर अपने प्यार की बात ले ही आएगा। आयशा भी शायद मन ही मन इंतजार में थी
कि शेखर उस प्यार के इजहार वाले पड़ाव को पार कर ले। मगर उस पड़ाव को पार करने से पहले उस पड़ाव पर खड़े होकर शेखर आयशा को अपने बारे में काफी सारी चीजें बताना चाहता था। मगर शेखर शायद हिचकिचा रहा था। उसके मन में एक झिझक थी। वो सोच रहा था कि वो अपनी बात कैसे आगे रखे। शेखर सोच रहा था कि वो आयशा के सामने अपनी बात रखे। आयशा ये सब चुपके से गौर कर रही थी। वो देख रही थी कि शेखर झिझक रहा है अपनी बात को सामने रखने में। ऐसे में आयशा ने मन बना लिया था कि शायद शेखर की झिझक को दूर करने का वक्त आ गया था। आयशा ने खुद अपने कदम आगे बढ़ाने का फैसला कर लिया था। शेखर अपनी बात आगे रखने के तरीके मन ही मन सोच रहा था कि इतने में आयशा उसकी तरफ बढ़ी और उसने शेखर को किस कर दिया। शेखर को इस एक लम्हे में ऐसा लगा जैसे उसकी दुनिया ही थम गई। आयशा के गाल भी शर्म से लाल हो चुके थे, मगर वो जानती थी कि उसने सही कदम उठाया है। वो जानती थी कि शायद शेखर जिस बात को कहना चाह रहा था उसमें उसे दिक्कतें आ रही थी। वो झिझक रहा था। और फिर आयशा की चाहते भी अब इस इजहार के पड़ाव को पार करने के लिए बेसब्र हो रही थी। आयशा समझती थी कि सब्र ही इश्क को पक्का और मजबूत बना देता है। मगर इजहार के मीठे झोंके को डालकर वो अपने इश्क को स्वाद से भरना चाहती थी। और शेखर, वो तो इस वक्त जैसे 7वें आसमान पे था। वो बस अपनी आंखें फाड़ फाड़ कर आयशा को देखे जा रहा था। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि आखिर आयशा ने कैसे उसे अपने मन की बात कह दी। शेखर को उसकी जीत की खुशी इतनी ज्यादा थी कि वो उसी लम्हे को जीने में लगा हुआ था। उसने आयशा को अपनी तरफ खींचा और उसे अपनी बाहों में ले लिया। आयशा ने धीमे से उसे कहा, लो शेखर, जो तुम कहना चाहते थे वो मैंने कह दिया। यही था आयशा का इजहार, जिस इश्क ने अभी तक सिर्फ आयशा और शेखर के दिलों में पनपने का खेल खेला था। वो इश्क अब होठों से बयां हो चुका था। वो इश्क अब सामने आ चुका था और शेखर और आयशा के आंखों में आ चुका था। और उस इश्क ने आयशा और शेखर को इतना करीब ला दिया था कि जिसका ठिकाना नहीं। शेखर को एहसास हुआ तो कि वो कुछ और कहना चाहता था, मगर इस लम्हे की खुशी उसे इतनी ज्यादा थी कि उस वक्त वो किसी और ख्याल को अपने दिलो दिमाग में लाना नहीं चाहता था। शेखर आयशा की आंखों में देख रहा था। शेखर देख पा रहा था कि आयशा के मन में उसके लिए जो बेइंतहा प्यार पैदा हो चुका है वो शायद उसका साथ निभाने को तैयार है। और आयशा भी अपनी आंखों से ये बातें ही बयां कर रही थी। शेखर की सादगी और उसका ये दीवानापन आयशा को भा गया था। आयशा शायद इसी प्यार की तलाश में थी, एक ऐसा इंसान जो अपने दिल के सबसे खास मकाम पर आयशा को रखे। ऐसे ही शख्स की तलाश में आयशा थी और शेखर को जानकर, उसे अपनी जिंदगी में मौका देकर आयशा को यह एहसास हो चुका था कि शायद शेखर ही वो शख्स है जो उसे ये मकाम देगा। और सचमुच में शेखर ने दिया भी था आयशा को ये मकाम। शेखर ने आज तक अपने आप को किसी भी इंसान के इतना करीब नहीं पाया था जितना करीब उसने अपने आप को आयशा के पास पाया था। और शायद शेखर ने उसी दिन यह फैसला कर लिया था कि वो आयशा को अपने सच के बारे में नहीं बताएगा। शेखर ने अपने मन में ये बात ठान ली थी कि वो कभी भी अपनी हकीकत को आयशा के सामने नहीं आने देगा। वो जानता था कि आयशा को उसकी हकीकत के बारे में जानकर ठेस पहुंचेगी। आयशा शायद शेखर का साथ छोड़ भी दे, क्योंकि शेखर ने अपने आप को काफी सादगी के साथ आयशा के आगे पेश किया था। वो आयशा के सामने एक दिलदार आदमी था। वो शेखर नहीं था जो अपने काम आड़े टेढ़े तरीकों से करे और अपनी जान की भी बाजी लगाने को तैयार हो जाए। शेखर की जिंदगी में अब एक ऐसा इंसान था जिसे उसके जख्मों की चिंता थी, जो उसे अपने पास रखना चाहता था। एक ऐसी लड़की थी जो उसकी परवाह करती थी। शेखर समझता था कि अब इस खास इंसान के लिए शायद उसे अपनी जिंदगी में एक और अहम फैसला लेना पड़े। शेखर ने अगले कुछ दिनों में ही शायद मन बना लिया था कि वो अब अपने रास्तों को बदल देगा।
वो अब शेख के लिए काम करना छोड़ देगा, अपने लिए कोई नया रास्ता ढूंढेगा। वो नहीं चाहता था कि अब वो आयशा को अपनी जिंदगी में लाने के बाद कोई भी ऐसा काम करे जिससे आयशा को ठेस पहुंचे। आयशा दिन पर दिन अब उसकी सब कुछ बन चुकी थी। आयशा को अपनी जिंदगी में लाने का फैसला भी शेखर कर चुका था। आयशा से शेखर शादी करना चाहता था। उसने आयशा से कह दिया था कि उसकी पढ़ाई पूरी हो जाने के बाद शेखर उससे शादी कर लेगा। आयशा ने शेखर को मना किया, इस नाते कि वो आगे और भी पढ़ाई करना चाहती थी और अपनी जिंदगी में कुछ बनना चाहती थी। शेखर ने उसे मना नहीं किया था। शेखर ने आयशा को समझाया कि आयशा वो सब कुछ कर सकती है जो वो करना चाहती है। शेखर उसके आगे के सफर में उसकी रुकावट नहीं बनना चाहता था, बल्कि उसका हमसफर बनना चाहता था और उसे अपना पूरा सपोर्ट देना चाहता था। शायद अपने साथी को इस किस्म की आजादी देना और उसे अपने जिंदगी को अपने ढंग से जीने का मौका देने का नाम ही प्यार है। शेखर और आयशा एक दूसरे को समझते थे और एक दूसरे को आगे रखकर उनके लिए सैक्रिफाइस देने को भी हमेशा तैयार होते थे। और उन दोनों के इस रवैये ने उनके इश्क को और भी ज्यादा मजबूत कर दिया था। आयशा भी शेखर से शादी करने को तैयार हो चुकी थी। आयशा का भी हाल शेखर जैसा ही था। उसने भी अपने माँ बाप को बचपन में ही खो दिया था। उसके सर पे हाथ रखने वाले उसके मामा जी थे, जिन्हें वो सबसे ज्यादा प्यार करती थी, मगर वो भी अब अपनी बूढ़ी अवस्था में थे। वो आयशा को हमेशा से बड़ा प्यार देते हुए आए हैं और आयशा के इस बेहतरीन परवरिश में उनका बड़ा हाथ था। आयशा को खुद से बुलंद बनाने में, अपनी पढ़ाई में आगे बढ़ने के लिए पुश करने में और उसे तमाम खुशियां देने में उनका बड़ा हाथ रहा था। उन्होंने भी शायद आयशा के मन को पढ़ लिया था और वो भी मना नहीं करते। मगर इन सब के बीच शेखर कुछ दिनों के लिए वापस जाना चाहता था। वो वापस जाकर अपने आप को उन कारखानों और शेख साहब की दुनिया में ले जाना चाहता था और वहां से सारे काम छोड़कर उन्हें बताकर आना चाहता था कि वो अब एक दूसरे रास्ते को चुनने जा रहा था। शेखर वापस से दरबार में पहुंचा। उसे वहां देखकर लाला हैरान हो चुका था। लाला के चेहरे से शायद पता चल रहा था कि वो नहीं चाहता था कि शेखर वहां आए। लाला शेखर को देखकर चौंक गया। उसने पूछा कि शेखर, तू यहां? शेखर ने गुरूर खाते हुए कहा कि हां, शेखर यहां। क्यों लाला, मुझे देखकर आप खुश नहीं लग रहे? क्या मुझे यहां नहीं होना चाहिए था? लाला के चेहरे की हवाइयां उड़ गईं। शेखर को अब कुछ कुछ समझ में आ रहा था कि लाला के चेहरे पे इस तरह से 12 क्यों बजे हुए हैं। शेखर ने लाला से सवाल किया कि वो बात छोड़ो, ये बताओ कि शेख साहब कहां हैं? लाला ने कहा कि शेख साहब बाहर गए हुए हैं, रात को आएंगे। क्या काम था उनसे तुझे? मुझे बता दे। शेखर ने लाला से कहा, नहीं, अब तो मैं शेख साहब से ही मिलूंगा, तभी सारी बातें कहूंगा। शेख साहब रात को आए और शेखर ने एक बार फिर उन्हें खोजने की कोशिश की, मगर वो नहीं मिले थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि दरबार में उस दिन कुछ मेहमान आए थे। शेखर को कह दिया था कि वो किसी के सामने ना आए और ना ही शेख साहब से मिलने की कोशिश करे। शेखर को काफी बुरा लग रहा था। वो वैसे भी काफी प्यार पाकर आ चुका था और अचानक से जब वो अपने पुराने ठिकाने पर आया तो उसे एहसास हुआ कि यहां उसकी किस तरह से तौहीन की जाती थी। उसे यहां कोई अपना नहीं समझता था। सभी उसे एक खुफिया जिंदगी अपनाने को कहते थे, जैसे वो कोई खूंखार क्रिमिनल हो। ना किसी से मिल सकता था शेखर, ना कोई था बात करने को। बस जब जो काम आया वो किया, पैसे लिए और वापस अपने ठिकाने पर। शेखर को महसूस हुआ कि किस तरह से उसकी जिंदगी एक सेवक के तौर पर गुजरी है। शेखर ने जो प्यार पाया था उसने उसके गुरूर को थोड़ा और ऊंचा कर दिया था। ऐसे में इस तरह की तौहीन वो नहीं बर्दाश्त कर पाया। इसलिए उसने तय कर लिया
कि वो शेख साहब के कमरे में घुस जाएगा और उनसे बात करके रहेगा। उससे अब उसकी बेचैनी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। ऐसे में क्या शेखर सचमुच शेख साहब के कमरे में घुस जाएगा? और आखिर शेख साहब शेखर को देखकर किस तरह रिएक्ट करेंगे, ये जानने के लिए जुड़े रहिए हमारी कहानी के साथ। आप सुन रहे हैं गुमनाम। शेखर की जिंदगी में उस वक्त, उस दिन क्या हुआ था, ये सारी बातें भी जानेंगे। मगर दोस्तों, हम पास्ट में थोड़ा ज्यादा ही घुस गए और पास्ट में घुसते घुसते हम प्रेजेंट को तो भूल ही गए। तो आइए जरा प्रेजेंट में आकर देखते हैं कि आखिर हो क्या रहा है, क्योंकि शायद इस प्रेजेंट के तार ही जाकर हमें पास्ट से जोड़ दें और ये सारी गुत्थी सुलझ जाए कि आखिर इन मर्डर्स के पीछे कौन था। दोस्तों, अक्सर इंसान के जीवन में जो कुछ भी होता है वो एक तार की तरह होता है, या यूं समझ लीजिए कि किसी फूलों की माला की तरह। आज हम जहां जिस फूल को देख रहे हैं, अगर हम उसे उखाड़ दें तो शायद माला ही टूट जाएगी। और कल कौन सा फूल कहां पर कैसा था, इसके लिए आज के फूल को जानना जरूरी होगा। सिमिलरली, अगर हम जानना चाहें कि आज के फूल की खूबियां क्या हैं, तो उसके लिए पीछे चलकर कल के फूल को देखना पड़ेगा। इस आज और कल के रिश्ते से ही कहानियां बनती हैं और हमारी कहानी भी एक ऐसी ही बनावट से होते हुए गुजरी है। अब इस कहानी ने मोड़ तो बहुत से देखे हैं, मगर अभी तक अंजाम एक भी नहीं देखा। और मोड़ रास्ते के कैसे भी हों, अंजाम कैसा होता है, कहानी का पता इससे लगाया जाता है। खैर, अब इस कहानी के आज के पन्ने पर चलते हैं और देखते हैं कि कहानी कैसे आगे बढ़ रही है। आयशा, आकाश और सलीम काफी दिनों से जेसी को खोज रहे हैं। जी हाँ, जेसी, याद है ना आपको जेसी? अरे वही जेसी जो कि फंस चुका है। पुलिस के मुताबिक जेसी ने ही कार्तिक बिजलानी का खून किया है, और वही जेसी जो कि सिर्फ शेखर की पिछली कहानी के बारे में पता करने आया था और ये जानने आया था कि शेखर ने 17 साल पहले कानपुर में एक बड़े मर्डर को कैसे अंजाम दिया था। उसे ये पता भी नहीं है कि पुलिस उसके पीछे पड़ी हुई है। शेखर को आयशा के मुंह से ये बात पता चल चुकी थी कि पुलिस जेसी को ढूंढ रही है और जेसी अभी भी शेखर के ही कब्जे में है। शेखर अगर जेसी को पुलिस के हत्थे चढ़ा दे तो इससे पुलिस का तो केस सॉल्व हो जाएगा। मगर शेखर के मन में ये भी डर है कि सच उगलने के चक्कर में कहीं जेसी पुलिस को ये न बता दे कि वो शेखर को इन्वेस्टिगेट करने आया था। शेखर के मन में बहुत सी बातें चल रही थी, मगर इस कहानी की गुत्थियां सुलझाने के लिए जितना बेसब्र शेखर था, उतने ही बेसब्र बाकी सब भी थे। इसके आगे जो हुआ वो भी बड़ा दिलचस्प था। ये सब हो ही रहा था कि अगले दिन आकाश आयशा को ढूंढते हुए उसके घर पहुंचता है। घर पर शेखर मौजूद रहता है। आकाश बेल बजाता है। शेखर आकर दरवाजा खोलता है और देखता है कि ये तो आकाश है। शेखर ने पूछा, अरे आकाश भाई, आप यहाँ कैसे? आकाश ने कहा, मैं तो आयशा को ढूंढने आया था। शेखर ने आकाश से कहा, आयशा तो घर पर नहीं है। आकाश ने पूछा, घर पर नहीं है तो फिर आयशा गई कहाँ? आज पुलिस स्टेशन में भी नहीं आई। शेखर ने कहा, वो आयशा आज दरअसल नायरा के स्कूल गई है उसके साथ। वहां आज उसका कोई फंक्शन था, इसलिए आयशा उसके साथ गई है। आकाश के मन में एक निराशा छा गई ये बात सुनकर। उसने जैसे हारे हुए मन के साथ शेखर से कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं। शेखर ने आकाश के इमोशंस को पकड़ लिया था। उसने पूछा आकाश से, क्या हुआ आकाश भाई, कोई काम था आपको आयशा से? आकाश ने शेखर से कहा, अरे तुम्हें तो पता ही होगा शेखर, वो केस के बारे में। अरे वही कार्तिक बिजलानी वाला कांड। साला उस केस ने नाक में दम करके रख दिया है। समझ में ही नहीं आता कब कौन सी सुई किस पे जाकर अटक जाती है। अभी कुछ नए नाम सामने आए हैं इस केस में, बस उन्हीं को लेकर तहकीकात चल रही है। अरे मैं आयशा को ये पेन ड्राइव देने आया था। इसमें केस को लेकर कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं और जो इंक्वायरी आयशा और मैंने की थी उसकी वीडियोस हैं।
इसकी एक कॉपी हमें पुलिस स्टेशन में जमा करनी है, तो उससे पहले मैं आयशा को ये दिखलाने लाया था। शेखर आकाश को अंदर नहीं आने देना चाहता था। वो जानता था कि कहीं कुछ गड़बड़ हुई या आकाश ने कुछ उल्टा सीधा नोटिस कर लिया तो बात बिगड़ जाएगी। इसलिए शेखर ने आकाश को दरवाजे से ही भेज देने के ख्याल से कहा कि लाइए, फिर ये मुझे दे दीजिए, मैं ये आयशा को दे दूंगा। आकाश के मन में न जाने क्या आया। उसने शेखर से कहा कि अरे मियाँ, तुम्हारे घर में लैपटॉप है ना, क्यों ना ये पेन ड्राइव के अंदर का कंटेंट देख लें। थोड़ा मैं देख भी लूंगा, क्या कुछ खास है इसमें, कहीं कुछ छूटा तो नहीं। और वैसे भी नायरा बिटिया के स्कूल से वापस आने का समय हो चुका होगा, है ना। चलो चलते हैं। शेखर को अब घबराहट होने लगी थी। ये सिचुएशन ऐसी थी जिससे शेखर निकलना तो चाहता था, मगर वो निकल नहीं सकता था। शेखर ने सोचा कि वो कैसे कोई बहाना मार दे जिससे कि आकाश को बाहर भेज दिया जाए, मगर उसे कोई बहाना सूझ ही नहीं रहा था। और आकाश की जिद्दी फितरत से तो आप सब वाकिफ है ही। आकाश बिना कोई देरी किए शेखर के घर में घुस गया। शेखर भी बेचारा क्या करता, उसके आगे कोई और रास्ता नहीं था। शेखर अब चुपचाप अपने कमरे में जाकर लैपटॉप ले आया और लाकर आकाश के सामने रख दिया। शेखर बेचैन होकर खड़ा था। आकाश ने शेखर से कहा भी कि अरे शेखर भैया, खड़े क्यों हो, बैठ जाओ। तुम भी देख लो हमारे प्रदेश की पुलिस को कैसे कैसे काम करना पड़ता है। शेखर ने एक झूठी मुस्कान लाते हुए चेहरे पे आकाश से कहा कि नहीं आकाश भाई, आप अपना काम करो, मैं यहीं ऐसे ठीक हूं। दरअसल शेखर के मन में बेचैनी हो रही थी। उसे डर सता रहा था कि कहीं कोई गड़बड़ ना हो जाए, इसलिए वो बेचैनी के मारे बैठ नहीं पा रहा था। शेखर जल्द से जल्द आकाश को घर से बाहर भेजना चाहता था, मगर वो कर भी क्या सकता था। आकाश लैपटॉप पे अपना काम करने लगा। उसने पेन ड्राइव लगाई और अपने इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को देखने लग गया। इतने में आयशा भी घर वापस आ गई। आयशा ने देखा कि घर में आकाश आया हुआ है। आयशा थोड़ी हैरान हुई आकाश को देखकर। उसने पूछा, अरे आकाश, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, और ये लैपटॉप में क्या कर रहे हो तुम? इसके बाद आयशा ने नायरा को अंदर के कमरे में जाने को कहा। आकाश ने आयशा से कहा, अरे शांत हो जाओ देवी माँ, मैं यहाँ काम से ही आया था। अरे भैया शेखर, कैसे झेल लेते हो मैडम को। आयशा ने कहा आकाश से कि बकवास करना बंद करो तुम, और ये बताओ यहाँ किस काम से आना पड़ गया? आकाश ने शेखर की ओर देखा और उससे कहा, हाँ भैया शेखर, बताइए जरा इनको कि हमें किस काम से यहाँ आना पड़ा। शेखर ने आयशा को सारी बातें बताई कि कैसे आकाश उसे ढूंढते हुए यहाँ आया और वो अपने साथ में एक पेन ड्राइव लाया था जिसमें कार्तिक बिजलानी के केस को लेकर कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स और इंक्वायरी रिकॉर्ड की गई थी। आयशा बात समझ चुकी थी और वो थोड़ी शांत हो गई। उसने अब आकाश से पूछा, हाँ तो क्या क्या है इसमें? आकाश ने कहा, हाँ बस वही देख रहा था मैं। तुमने जो पूजा बिजलानी और कार्तिक बिजलानी की माँ से इंक्वायरी की थी, इसमें उनकी भी वीडियोस हैं। लो एक बार तुम भी चेक कर लो। आयशा आकाश के साथ सब चेक करने लग गई। इस बीच शेखर ने सोचा कि एक नजर वो भी घुमा ले। क्या पता इन सब चीजों को चेक करने के बाद उसे कोई सुराग मिल जाए जिससे कि वो इस केस को अपने तरीके से बंद कर सके। शेखर ने बगल से चुपके से लैपटॉप में सारी चीजों को देखना शुरू कर दिया। आकाश और आयशा तो बड़े ध्यान से लैपटॉप में ही देख रहे थे, मगर अब शेखर भी बड़े ध्यान से उन वीडियोस को देख रहा था। आयशा और आकाश वीडियोस देख ही रहे थे कि इतने में आकाश ने आयशा की वो वीडियो निकाली जिसमें उसने कार्तिक बिजलानी की मां से इंक्वायरी की थी। वो वीडियो चली और शेखर की नजर उस पर पड़ी। शेखर अचानक एक बहुत बड़े शौक में आया। उसने अचानक जोर से कहा, ये क्या, बेगम साहिबा? अब आखिर इस कहानी में ये बेगम साहिबा कहां से आ गईं? और भला शेखर कार्तिक बिजलानी की मां की इंक्वायरी की वीडियो देखकर यूं बेचैन क्यों हो गया?
ये जानने के लिए बने रहिए हमारी कहानी के साथ। आप सुन रहे हैं गुमनाम। शेखर के यूं अचानक जोर से आवाज करने पे आकाश और आयशा चौंक उठे। आयशा की तो जैसे सांसें ही अटक गई। अक्सर शांत सा दिखने वाला शेखर अचानक ऐसे जोर से क्यों चिल्लाया, वो भी एक वीडियो देखकर। ये बात किसी को समझ नहीं आई। आयशा ने तुरंत पूछा, क्या हुआ शेखू, सब ठीक तो है? आकाश ने भी उधर से कहा, हाँ शेखर भैया, क्या हो गया? और ये बेगम साहिबा कौन है? शेखर ने वीडियो की तरफ इशारा करते हुए बड़े ही हैरान होकर पूछा कि ये तुम लोग इस औरत को कैसे जानते हो? आकाश और आयशा ने वीडियो की तरफ देखा। वीडियो आयशा के कार्तिक बिजलानी की मां के साथ हुई इंक्वायरी की थी। दोनों को बड़ी ही शॉकिंग लगी ये बात कि आखिर इस वीडियो में ऐसा क्या है। आकाश ने मुस्कुराते हुए कहा कि अरे ये तो कार्तिक बिजलानी की माँ है यार, क्या तुम भी डरा दिया हमें। आकाश को लगा कि ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, मगर फिर शेखर ने कहा कि नहीं, ये नहीं हो सकता। आयशा को शेखर का ये रिएक्शन और उसके हाव भाव कुछ ठीक नहीं लग रहे थे। आयशा ने शेखर से पूछा, शेखर बात क्या है? तुम कुछ परेशान लग रहे हो, क्या हुआ है बताओ। शेखर ने अब सारी बात सुनाई। उसने कहा कि ये औरत कार्तिक बिजलानी की मां नहीं है। ये उनकी मां कैसे हो सकती है? ये तो कोई और है। आकाश ने पूछा शेखर से, कोई और मतलब? तुम्हारे हिसाब से ये कौन है फिर? शेखर ने जवाब दिया और कहा, ये बेगम साहिबा है। शेखर ने कह तो दिया था कि ये बेगम साहिबा है, मगर बेगम साहिबा आखिर है कौन? इस बात का पर्दाफाश करने के लिए उसे अपनी पहले की कहानी बतानी पड़ती। अचानक शेखर ने जैसे अपने आप को रोक लिया। शेखर ने सोचा कि अगर वो कुछ भी इसके आगे कहेगा तो वो बातें शायद उसे बुरे तरीके से फंसा सकती हैं। और वैसे भी जिस दौर से वो गुजर रहा है, ऐसे में उसे किसी भी किस्म का जोखिम उठाना सही नहीं लग रहा था। वो किसी भी गड़बड़ से बचना चाहता है, इसलिए शेखर ने अचानक उसी वक्त अपने आप को कुछ भी कहने से रोक लिया। मगर आयशा और आकाश ने फिर से पूछा, अरे मगर कौन है ये बेगम साहिबा? तुम इन्हें कैसे जानते हो? शेखर अब इस बात का कुछ बहाना ढूंढ रहा था। वो चुपके से इस बात को दबाना चाहता था। वो कुछ जवाब सोच रहा था और खामोश था कुछ देर के लिए। इतने में पीछे एक आवाज आती है जिसने कहा, चुप क्यों हो शेखर, कुछ जवाब दो। इस आवाज ने सभी को शॉक में ला दिया। शेखर ने पीछे मुड़कर देखा और देखा कि ये तो जेसी है। शेखर की चेहरे की हवाइयां उड़ गई थी। उसके पैरों के नीचे से जमीन ही खिसक चुकी थी। आयशा और आकाश टोटली कंफ्यूज्ड थे कि ये आखिर क्या हो रहा है। दोस्तों, जेसी को तो बाहर आना ही था। वो कभी ना कभी बाहर आता ही। या तो शेखर उसे बाहर निकालता या फिर पुलिस उसे ढूंढ लेती। लेकिन ऐसे में जेसी का इस तरह से बाहर आना सभी के सामने, इस चीज ने सभी को हैरान कर दिया। आकाश जोर से चिल्लाया, जेसी तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जेसी ने कहा, हाँ मैं यहाँ क्यों हूँ, कैसे पहुंचा, किसके लिए आया हूँ, इन सभी बातों का जवाब तो तुम्हें शेखर ही देगा। मगर उससे पहले मैं आप सबको कुछ दिखा देना चाहता हूँ। आयशा जेसी को शक भरी निगाहों से देखे जा रही थी। उसको इस बात का डर था कि जेसी कहीं कोई गड़बड़ ना कर दे। आयशा ने जेसी से पूछा भी कि अब क्या दिखाने लाए हो हमें? जेसी ने अपने जेब में से एक चीज निकाली। ये और कुछ नहीं बल्कि अंगूठे के नाखून यानी कि थंबनेल थी। शौक की सिचुएशन अब बढ़ती ही जा रही थी। जेसी के हाथों में ये थंबनेल देखकर सब लोग हैरान रह गए थे। पुलिस का शक तो जेसी पर था ही।
आयशा को लग रहा था कि जेसी शायद अपना सच कबूल करने आया है और इसलिए वो हमें ये सबूत दिखाने आया है। मगर बात तो कुछ और थी। जेसी ने थंबनेल को एक पन्नी में रखा था और आयशा और आकाश के सामने पेश किया और उनसे कहा, ये देखिए, इसी के मालिक को ढूंढ रहे हैं ना आप लोग। मैं बता दूं कि ये दरअसल मुझे शेखर के पास से मिली है। इस बात ने सभी को शॉक कर दिया। आयशा और आकाश जिस केस की गुत्थी को सुलझाते जा रहे थे, वो गुत्थी अब एक नए तरीके से उलझ गई थी। आयशा के लिए शायद इससे बड़ा शौक कुछ हो ही नहीं सकता था, इसलिए उसका दिल इस बात को मानने को तैयार नहीं था। आयशा जेसी की तरफ देखकर गुस्से से कहती है कि झूठ पे झूठ जेसी, ये बड़ा अच्छा बहाना है सरेंडर करने का। जेसी को आयशा की बात समझ में नहीं आई। उसने पूछा कि सरेंडर? आयशा कहती है, जी हाँ सरेंडर। तुम्हें क्या लग रहा है, एक पुलिस वाले के ही घर में घुसकर, वो भी दिन दहाड़े, तुम एक पुलिस वाले के ही परिवार पे कोई इल्जाम लगा दोगे और हम मान लेंगे? जेसी, आपको शायद ये बात पता नहीं है कि पुलिस आपको ही ढूंढ रही थी। अच्छा ही किया आप हमारे घर आ गए, हमारा काम आसान हो गया। आकाश भाई, इंतजार किसका कर रहे हो? अरेस्ट हिम। आकाश को तो वैसे भी इस सिचुएशन में कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था और ये थंबनेल देखकर वो और भी हैरान हो चुका था। मगर वो ये तो जानता था कि पुलिस की जांच के मुताबिक जेसी ही कातिल है और जेसी उसके सामने था, तो जेसी को हथकड़ी पहनाना तो जरूरी था ही। इसलिए बिना किसी देरी के आकाश ने जेसी को हथकड़ियां पहनाई और उसे अरेस्ट कर लिया। जेसी हैरान था ये देखकर कि पुलिस भला उसे क्यों हथकड़ी पहना रही है। उसका फेंका हुआ पासा उसी पर उल्टा पड़ गया था। शेखर को यह नहीं समझ में आ रहा था कि जेसी बाहर कैसे निकला। शेखर के मन की बेचैनी अब अपने चरम पर थी। उसका दिमाग जैसे ब्लैंक पड़ चुका था। उसे आगे जैसे अंधेरा दिख रहा था। वो इस वक्त ऐसे खड़ा है जैसे उसमें कुछ भी सोचने की शक्ति बची ही नहीं है। इधर हालात अब गंभीर होते जा रहे थे। जेसी अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करने लगा और अपनी सफाई में बातें रखनी उसने शुरू कर दी थी। उसने कहा कि देखो देखो, तुम लोग ये गलत कर रहे हो। ये तुम लोग आखिर क्या कर रहे हो? तुम लोगों को कोई गलत फहमी हो गई है। मैं कातिल नहीं हूं। तुम लोग गलत इंसान को पकड़ रहे हो। अरे असली कातिल मैं नहीं, बल्कि ये तुम्हारे सामने खड़ा हुआ शेखर है। आयशा ने यह बात सुनी और उसे बड़ा गुस्सा आया। उसकी आंखों में जैसे एक ज्वाला सी फूटने लगी। वो जेसी के पास गई और उसने जेसी को एक जोर का थप्पड़ जड़ दिया। आयशा का गुस्सा उसे सहन ही नहीं हो रहा था। वो अंदर ही अंदर जैसे खौल रही थी। उसका खून खौल रहा है, ये साफ साफ नजर आने लगा था। उसने जेसी से कहा, हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पति का नाम अपनी जबान पे लाते हुए? तुमने ये नहीं सोचा कि इसका अंजाम क्या होगा? देखो जेसी, बहुत हो गया। अब वक्त आ गया है तुम्हारे पर्दाफाश का। पुलिस को पता है कि कार्तिक बिजलानी का खून तुमने ही किया है। अब ये सब नाटक बंद करो। एंड एक बार और, अगर मेरे पति का नाम तुमने अपने मुंह से निकाला तो तुम्हारी जबान खींचकर तुम्हारे हाथ में दे दूंगी मैं। जेसी को आयशा की बातें सुनकर शौक पे शौक मिले जा रहा था। वो जानता भी नहीं था कि शेखर उसी का पति है और फिर आज तक उसने कभी किसी औरत से थप्पड़ भी नहीं खाया। माहौल अब पूरी तरह से गर्म हो चुका था। किसी को कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था। आयशा और आकाश तैयार थे जेसी को पुलिस स्टेशन ले जाने के लिए। जेसी चिल्ला चिल्ला कर अपनी बेगुनाही के बारे में उन दोनों को बता रहा था और शेखर, उसका दिमाग तो इस वक्त जैसे सुन्न पड़ चुका है। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा। आयशा को इस तरह गुस्सा होते हुए उसने कभी भी नहीं देखा था आज से पहले। आयशा का ये गुस्सा ये दर्शाने के लिए काफी था कि वो शेखर से कितनी मोहब्बत करती है। और आयशा का ये गुस्सा देखकर शेखर और भी ज्यादा डर गया था। उसे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना है आगे। शेखर को जिस बात का डर था वो सब अब होते जा रहा था। जेसी के सामने आने का डर था। जेसी सामने आ चुका है।
जेसी के पुलिस के सामने शेखर का नाम लेने का डर था, वो भी हो ही गया। आयशा का इस तरह से रिएक्ट करना शेखर का नाम आने पर इस बात ने तो जैसे शेखर को खौफ में दबा कर रख दिया था। सिचुएशन अब शेखर के हाथ से निकलती जा रही थी। आकाश और आयशा जेसी को अब पुलिस की गाड़ी में बैठाने लगे और उसे पुलिस स्टेशन ले जा रहे थे। जेसी चीख चीख कर अपनी बेगुनाही दे रहा था और बार बार आयशा और आकाश से कहता है कि वो लोग ठीक कदम नहीं उठा रहे हैं, मगर आकाश और आयशा तो पुख्ते सबूत लेकर जेसी को उठा रहे थे। उन्हें यकीन था कि वो जो भी कर रहे हैं सही कर रहे हैं। जेसी को पुलिस स्टेशन ले जाने के लिए वो लोग निकल चुके थे। पीछे पीछे शेखर भी चल पड़ा था। उसे कुछ ठीक महसूस नहीं हो रहा था अंदर से। उसका दिल शायद अब उसे ये कह रहा है कि वो अब अपने बोझ नहीं सह सकता। शेखर जानता है कि बात हाथ से निकल चुकी है और माहौल इतना गर्म है कि यहां कभी भी कुछ भी गड़बड़ हो सकती है। ऐसे में शेखर का पुलिस स्टेशन जाना जरूरी है। शेखर अब अपने अंदर के दबे बोझ को बाहर निकालना चाहता था। शेखर तंग आ चुका था इस दबाव से, खौफ के दबाव से, खून खराबे के दबाव से, किसी बेनाम आवाज के दबाव से, किसी जुर्म के दबाव से। इन सब दबावों ने जैसे उसे इतना झुका दिया है कि आज की तारीख में वो किसी से नजरें मिलाकर नहीं चल सकता। नायरा अपने कमरे से बाहर आकर शेखर के पास आती है। वो थोड़ी डरी हुई सी रहती है। वो कहती है शेखर से कि पापा मुझे नींद नहीं आ रही है। मुझे पता नहीं क्यों डर लग रहा है पापा। नायरा दरअसल यहाँ बस अपने कच्ची नींद के बारे में बता रही है, मगर शेखर को जैसे लगने लगा है कि चैन से सोना कितना जरूरी है। उसे याद आ रहा है कि न जाने कितने दिनों से वो चैन से नहीं सोया। हर पल एक डर, एक बेचैनी उसके मन में समाई रहती है। दोस्तों, शेखर की जिंदगी आज ठीक उसी दौराहे पर खड़ी है जैसे आज से 17 साल पहले थी। वो उस दिन भी हैरान और परेशान था, वो आज भी हैरान और परेशान है। शेखर की कहानी का एक आखिरी अंजाम बचा है और इस अंजाम को अब शेखर खुद ही पूरा कर सकता है। उसे अब फैसला करना होगा कि क्या वो इन दबावों से और इन बेचैनियों से झुकता चला जाएगा और हमेशा के लिए अपने दिल पे बने इस बोझ को कायम रखेगा, या फिर अब तय करेगा कि उसे अपने सारे बोझ हल्के करने हैं और सच को बाहर लाना है। शेखर ने नायरा को गले से लगाया। उसकी बेटी ने जैसे उसे एक रास्ता दिखा दिया है। वो नायरा से कहता है, फिक्र मत करो बेटा, अब चैन से सोने का वक्त आ गया है। दोस्तों, अब इस कहानी का एक आखिरी अंजाम बचा है, जिस अंजाम तक पहुंचकर शायद सारी गुत्थियां सुलझ जाएंगी। और इस आखिरी अंजाम तक पहुंचने के लिए शेखर निकल चुका है अपने घर से। अब इस कहानी का अंजाम क्या होता है, ये जानने के लिए बने रहिए हमारी कहानी के साथ। आप सुन रहे हैं गुमनाम। दोस्तों, अब वक्त आ चुका है कि इस कहानी के अंजाम तक पहुंचा जाए, उस आखिरी मोड़ तक जहां से कोई और मोड़ ना मुड़ जाए, उस रास्ते पर जहां से कोई और रास्ता ना निकले। शेखर अब घर से निकल चुका है, न जाने कहां, शायद सच की तलाश में। दोस्तों, सच का जिंदगी में बहुत ही महत्व होता है। हम लोग अक्सर सच्चाई से भाग रहे होते हैं अपनी जिंदगी में। जरूरी नहीं कि हर कोई शेखर की तरह ही किसी खौफनाक मंजर पर ही खड़ा हो अपने जीवन में। हम अपने अपने जीवन में अलग अलग मोड़ पर खड़े हैं, मगर हम सब कहीं ना कहीं सच्चाई से भाग रहे हैं। और कई लोग इस उम्मीद में भाग रहे हैं कि शायद उन्हें सच्चाई का सामना ना करना पड़े या फिर उनकी सच्चाई बदल जाए। दोस्तों, सच से भागने से अगर सच दबा रहता या फिर बदल जाता तो फिर बात ही क्या थी। अब देखिए ना, किसी नौकरी पेशा आदमी से आप पूछे कि आपकी सच्चाई क्या है, तो वो भी इस सवाल का आपको ठीक ठीक उत्तर नहीं दे पाएगा। आप किसी स्टूडेंट से पूछिए कि बताओ भैया तुम्हारी सच्चाई क्या है, तो शायद वो भी आपको इस बात का ठीक ठीक उत्तर नहीं दे पाएगा। हाँ,
और उत्तर का सही या गलत होने का फैसला आप तभी कर पाएंगे जब आप अपने सामने वाले को जान लेंगे अच्छे तरीके से। मगर मोटे तौर पर बात यह है कि हम अपनी हकीकत को पूरे तरीके से सामने नहीं रखते हैं लोगों से। हम अपनी आदतों को, अपनी फितरतों को, इन सब चीजों को लोगों से छुपाते फिरते हैं। मगर सच कब तक छुपेगा दोस्तों? आखिरकार एक न एक दिन तो उसे सामने आना ही है। ऐसे में यह जरूरी हो जाता है कि हम खुद निकल पड़े अपनी हकीकत की तलाश में और सच को छिपाए नहीं बल्कि उसे सामने पेश करें। और इसी सफर पर अब शेखर भी निकल पड़ा था, सच को सामने लाने, सच को पेश करने, अपनी हकीकत से वाकिफ होने और उसी हकीकत को दुनिया के सामने लाने के लिए। इधर आयशा और आकाश जेसी को लेकर पुलिस स्टेशन पहुंच चुके हैं। जेसी रास्ते भर उन्हें सुनाते हुए आया है कि वो गलत कर रहे हैं, मगर उसकी एक भी बात की सुनवाई दोनों में से किसी ने नहीं की है। सलीम गेट पे ही मौजूद है। उसने आयशा और आकाश को देखा तो जल्दी से उनके पास गया और कहा, अरे अच्छा हुआ तुम लोग आ गए, यहाँ एक बड़ी गड़बड़ हो गई है। मगर इससे पहले कि सलीम आगे कुछ कहता, उसकी नजर जेसी पर पड़ी। उसने जेसी को देखा और कहा, जेसी तुम यहाँ? जेसी चुप था। उसका सर शर्म के मारे झुका था। शर्म से ज्यादा शायद गुस्सा था उसकी आंखों में। आकाश ने कहा, हाँ मियाँ, जेसी भैया आ चुके हैं और अब केस को क्लोज करने का वक्त आ गया है। लो भाई, पुलिस को जेसी पे शक था, सारे सबूत जेसी के खिलाफ थे, जेसी सामने हाजिर है, चलो अब अंदर। सलीम ने अंदर जाते जाते कहा, अरे वो सब तो ठीक है, मगर मेरी बात तो सुन लो, एक गड़बड़ हो गई है। आकाश का मन निराश हो गया। उसने गुस्से से कहा, अबे यार, अब क्या गड़बड़ हो गई? सलीम कहता है, वो पूजा बिजलानी लापता हो गई है। आकाश ने शौक होते हुए कहा, क्या? ये क्या कह रहे हो तुम सलीम? सलीम ने कहा, हाँ वो पुलिस कस्टडी में थी, मगर वो यहाँ से भाग गई। कहाँ गई है, क्यों गई है, हमें नहीं पता। आयशा का मन अब परेशानी की अंतिम कगार पे पहुंचता जा रहा था। वो इतनी परेशान थी कि रो ही देती बस। उसने कहा, यार एक काम ढंग से नहीं होता है तुम लोगों से। अब इस केस को क्लोज करने के लिए फिर से मेहनत करनी पड़ेगी। अरे ऐसे कैसे पुलिस कस्टडी में से भाग सकती है पूजा बिजलानी? तुम लोगों ने क्या आंखों पे पट्टी बांध कर रखी थी अपने? हद हो गई। तुम लोग डिपार्टमेंट की नाक कटवाने का एक भी मौका नहीं छोड़ते हो। ये हल्ला सुनकर कमिश्नर साहब भी आ गए बाहर। उन्होंने कहा कि क्या हुआ भाई, इतना शोर शराबा क्यों हो रहा है? अरे ये जेसी यहाँ। शाबाश मेरे शेरों, आखिर तुम लोगों ने कातिल का पता लगा ही लिया। आकाश ने कमिश्नर साहब को रोकते हुए कहा कि हाँ सर, मगर एक गड़बड़ हो गई है। वो पूजा बिजलानी पुलिस कस्टडी से छूटकर फरार हो गई है। कमिश्नर साहब ने हैरान होकर कहा, क्या? वो कहाँ गई अब? इतने में पुलिस स्टेशन के गेट पर खड़े होकर किसी ने चिल्लाया, वो यहाँ है कमिश्नर साहब। सबने गेट की तरफ देखा। वहां और कोई नहीं बल्कि शेखर था। सब शेखर को पुलिस स्टेशन में देखकर हैरान रह गए। और यही नहीं, यहां तक कि शेखर अपने साथ 2 लोगों को भी लाया था, जिनमें पूजा बिजलानी और कार्तिक बिजलानी की मां दोनों शामिल थे। इन तीनों लोगों को पुलिस स्टेशन में देखकर सबके होश उड़ गए थे। शेखर इन दोनों को पुलिस स्टेशन के अंदर लाया। इन दोनों को देखकर यह पता लग गया था कि इन्होंने भी जैसे कोई गड़बड़ की है। दोनों की आंखें नम थी और सर झुके हुए थे। इन तीनों को पुलिस स्टेशन में देखकर कमिश्नर साहब पूछते हैं कि अरे भाई, आप लोग यहाँ कैसे? और पूजा बिजलानी आप तो हमारी कस्टडी में थी, फिर ऐसे बाहर से अचानक आपका आना कैसे हुआ? और माँ जी आप यहाँ कैसे? इसके पहले कि कोई और कुछ कहता, शेखर ने अपने आप को तैयार किया और कहा, मैं सुनाता हूं आप लोगों को सच। शेखर ने अब सच को सामने रखा। वो कहता है कि बात है आज से 17 साल पहले की, जब कानपुर में कुछ सीरियल मर्डर्स हुए थे। उन सीरियल मर्डर्स ने बड़ी सारी सुर्खियां बटोरी थी, और सुर्खियां बटोरे भी क्यों ना,
उन सभी मर्डर्स में बड़ी बड़ी हस्तियों के नाम थे। कहीं कोई एमएलए मरा था तो कहीं किसी व्यापारी का कत्ल हुआ था। मगर इन सभी चीजों के साथ साथ एक और चीज ने सुर्खियां बटोरी थी, और वो था मरने वालों के अंगूठे के नाखून, यानी कि थंबनेल का मिसिंग हो जाना। खेल जरा पेचीदा है, इसलिए मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि बैठ जाइए। ये सच की कहानी सुनने के लिए आप लोगों को वक्त लगेगा, क्योंकि कहानी लंबी है। उन दिनों कानपुर के आसपास के इलाकों में बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज चला करती थी, जिनमें बहुत सारे काम और बहुत सारा व्यापार हुआ करता था। उन सभी फैक्ट्रीज के मालिक थे शेख साहब। शेख साहब का वर्चस्व ऐसा था कि उनके बिना उस इलाके में एक पत्ता भी नहीं हिलता था। खुदा थे वो उस इलाके के। मैं शेखर उनके लिए ही काम किया करता था। बरसों पहले उन्होंने मेरे सर पर अपना हाथ फेरा था। कुछ बात थी शेख साहब में, उस इलाके के सभी लोग उनका लोहा मानते थे। वो एक ऐसी शख्सियत थे जो व्यापार और लोगों के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते थे। राजनीति और सियासत की बड़ी बड़ी हस्तियां उनके कदमों पे सर झुकाती थी, मगर उनकी पहचान लोगों के सामने नहीं आती थी। वो ढिंडोरा नहीं पीटा करते थे। उन दिनों सरकार में काफी उथल पुथल मची हुई थी। राजनीति की हवा पलटने लगी थी। नई सरकार के नए खास बनते जा रहे थे और नए नए गुंडे पलने लगे थे। मगर इन सब के बावजूद शेख साहब का वर्चस्व और उनका व्यापार दोनों में ही किसी भी तरह की कमी नहीं आई थी। मगर सरकार ने शेख साहब के कारखानों को बंद करने के लिए कहा था और उनसे उनके जमीन के काफी हिस्से भी मांगे थे, जिसके लिए शेख साहब राजी नहीं हुए थे। ऐसे में उनके दुश्मनों ने साजिशों को रचना शुरू कर दिया, मगर उनकी सारी साजिशें नाकाम रही, क्योंकि उनके रास्ते पर मैं खड़ा था। हाँ, मैंने ही शेख साहब के उन दुश्मनों को मारा था जिनका नाम इन सीरियल मर्डर्स की लिस्ट में शामिल था। मगर मैंने सबको नहीं मारा था। इनमें से कई नाम ऐसे थे जिन्हें मैं जानता तक नहीं था, और यहीं से मैं समझ गया था कि कोई और है जो इस चक्कर को चला रहा है। मुझ पे भी कई हमले हुए। आयशा, जब तुमसे मैं मिला था उस वक्त मैं एक जानलेवा हमले से निकलकर अपनी जान बचाते हुए आया था। मुझे मालूम था कि मेरे वहां होने की खबर किसी को नहीं थी, मगर फिर भी मुझ पर हमला हुआ। तब मैं समझ गया था कि किसी अपने ने ही ये धोखा देने का काम किया है। मैं पता लगाने के लिए दरबार पहुंचा। उस दिन वहां कोई महफिल थी जिसमें मुझे घुसने नहीं दिया जा रहा था, मगर फिर भी मैं जैसे तैसे खुफिया तरीकों से घुस गया। वहां मैं शेख साहब के कमरे में गया, और मैं जब वहां शेख साहब नहीं थे, मगर उसी वक्त मेरी नजर एक ऐसी चीज पर पड़ी जिसे मैं देखकर हैरान रह गया। शेख साहब के बेड के बगल में एक छोटी सी टेबल पर एक कागज का थैला रखा था, जिसको खोलकर मैंने देखा तो उसमें कुछ अंगूठे के नाखून यानी कि थंबनेल्स पड़े हुए थे। मैं ये मान चुका था कि इन सब के पीछे शेख साहब का हाथ है। मेरा गुस्सा चरम पर था, मेरा खून खौल चुका था। मैं वहां से निकल गया, और फिर अगले ही दिन मैंने सही मौके की तलाश करके मैंने शेख साहब को मार दिया। सालों तक मैं भागता रहा, मैं गुमनाम रहा। लोग शेख साहब के कातिल को ढूंढते रहे। लोगों को लगा कि ये वही कातिल है जिसने सीरियल मर्डर्स को अंजाम दिया था। कानपुर का माहौल बिगड़ चुका था। शेख साहब की मौत पे बड़ा हंगामा हुआ था। कहीं गाड़ियां जल रही थी तो कहीं पे दंगे फसाद हो रहे थे। पुलिस हैरान थी, परेशान थी। सरकार ने दिखावे के लिए शोक जताया था, मगर इसमें सरकार का फायदा ही था। शेख साहब की सारी विरासत, जो उन्हें अपनी जान से भी प्यारी थी, वो सारी जमीन अब सरकार के कब्जे में थी। कारखाने अब बंद हो चुके थे। हजारों मजदूर रातों रात सड़क पर आ चुके थे। कई जिंदगियां बर्बाद हुई थी, मगर ये सच पूरा सच नहीं था। हर सच अधूरा ही रह जाता है, मगर वक्त सबसे ताकतवर होता है। वक्त की ताकत ऐसी होती है कि हर छिपे हुए सच को बाहर आना ही पड़ता है। शेख साहब का एक खास था, लाला। सब उसे लाला लाला कहते थे,
मगर मुझे उसका असली नाम नहीं पता था। लेकिन आज मैं जानता हूं कि उसका असली नाम क्या है। उसका असली नाम था दीवान लाला माधव बिजलानी। जी हां, सही सुन रहे हैं आप लोग। कार्तिक बिजलानी दरअसल माधव बिजलानी का सौतेला बेटा था। उसकी सगी मां को माधव ने खुद पैसों के लिए मार दिया था। दौलत की लालच शायद इस दुनिया में सबसे खतरनाक लालच होती है, और इसी लालच की सबसे बड़ी शौकीन है ये आपके सामने व्हीलचेयर पे बैठी हुई बेगम साहिबा। जी हां, जिन्हें आप लोग जानते हैं कार्तिक बिजलानी की मां के नाम से, वो दरअसल कोई और नहीं बल्कि बेगम साहिबा है। ये वही शेख की बेगम साहिबा है जिन्हें मैंने मारा था। मुझसे सबसे बड़ा गुनाह यही हुआ कि मैंने अपने जोश और अपने गुस्से के वश में आकर सच का पता नहीं लगा पाया। मैंने उस रात शेख साहब के कमरे में जो थंबनेल्स देखे थे वो उनके कमरे में जरूर थे, मगर उन्हें वहां बेगम साहिबा ने रखा था। बेगम साहिबा और लाला माधव बिजलानी मिलकर शेख साहब को मारना चाहते थे, और ऐसा करके वो उनकी जायदाद के मालिक बन जाते। उन्होंने दुश्मनों को भी पैसे खिलाए शेख साहब को मारने के लिए, मगर उन सबको तो मैंने मार दिया था। ऐसे में अपने मंसूबों पर पानी फिरते हुए इन्होंने जब देखा तो इन्होंने मुझे ही अपना जरिया बना लिया। मेरे मन में शेख साहब के लिए शक और आग पैदा करके इनका मकसद पूरा हो गया। और कार्तिक बिजलानी इन्हीं का अपना बेटा है, और पूजा बिजलानी जिसे आप कार्तिक की पत्नी मानते हैं, वो तो बस कार्तिक की पत्नी होने का नाटक कर रही थी। वो तो दरअसल इन्हीं बेगम साहिबा की सगी बेटी है। इन दोनों माँ बेटी ने मिलकर लाला को भी मार दिया था उसी हादसे के कुछ वक्त बाद। और फिर जब वहां पूरे तरीके से सरकार ने अपना हक जमा लिया था, तो वहां की सारी दौलत लेकर ये दोनों माँ बेटी यहां आ गईं, और यहां इतने सालों से ये कार्तिक बिजलानी को अपना शिकार बनाकर उसकी दौलत पर ऐश करती रही। सलीम, तुम्हें जो सबूत मिले थे जेसी के ऑफिस से, जेसी तुम्हें जो भी फोन कॉल्स आए थे वो सब इन दोनों की ही साजिश थी। जेसी, तुम इनके मोहरे थे। ये लोग जानती थी कि तुम इनके जोर पर कुछ ना कुछ जरूर पता लगाने जाओगे, और इनका अगला बड़ा मोहरा था मैं। मेरे बारे में भी इन दोनों ने पता लगा लिया था, और तुम्हें जो फोन कॉल्स आए थे वो किसी और ने नहीं बल्कि मेरे चाचा ने किए थे। पैसों के लालच में मेरे चाचा भी बहक चुके थे। वो कभी भी मुझे आगे बढ़ता हुआ नहीं देखना चाहते थे। उन्हें जब पता चला कि मुझे जेल भिजवाकर उन्हें एक बड़ी रकम मिलेगी, करोड़ों रुपए मिलेंगे, तो उन्होंने भी आंख बंद करके बेगम साहिबा के लिए काम करना शुरू कर दिया। मगर कब तक आंख बंद करके चलते, खाई में तो गिरना ही था। मेरे चाचा चाची को भी अब मार दिया गया है। तो बस आप लोगों ने सब सुन लिया। सच अब आप सभी के सामने है। आप लोगों को जो भी कदम उठाना है वो आप उठा सकते हैं। जेसी गुनहगार नहीं है, गुनहगार असल में ये दोनों हैं, और मैं भी। हाँ, मैं भी। मैंने अपने मालिक को मारने का गुनाह कर दिया। उस मालिक को मारने का गुनाह जो मेरे सगे थे, जिन्होंने मेरे सर पर तब हाथ रखा था जब मेरा कोई नहीं था। मैं तो मर ही चुका था उस गांव में उस दिन, मगर मुझे एक नई जिंदगी बख्शी थी शेख साहब ने, और उनको मारने का गुनाह मुझसे हो गया। उनके दुश्मनों को भी मैंने ही मारा था, मगर उसका मुझे कोई अफसोस नहीं है। मेरे लिए अब कुछ नहीं बचा। मेरे चाचा चाची वो भी मर चुके हैं। मेरी जिंदगी में अब कोई है तो बस मेरी बेटी और मेरी आयशा, जिन दोनों से मैं अपनी जान से भी ज्यादा मोहब्बत करता हूं। मगर इन दोनों के सामने मैं एक सच्चा इंसान बनकर आगे आना चाहता हूं, एक गुनहगार बनकर नहीं। इसलिए अगर इनके सामने आने के लिए मुझे जेल से होकर भी गुजरना पड़े तो उसके लिए भी मैं तैयार हूं। सच अब छप्पड़ फाड़कर सभी के सामने आ चुका था। शेखर इसी अंजाम तक पहुंचने के लिए घर से निकला था। उसने कब क्या कैसे किया इसका हमें कुछ पता नहीं। उसने कैसे इन सच्चाइयों का पता लगाया ये भी हमें पता नहीं।
मगर सच अब सबके सामने है। आपके, हमारे, पुलिस वालों के, सबके सामने इस कहानी ने अपनी अंतिम सांस ली है और सब कुछ पर्दाफाश कर दिया है। शेखर तैयारी कर चुका है अब जेल जाने की। अपने सच को बाहर लाना ही था उसे कभी ना कभी, और अपने गुनाहों को भी इस मकाम पे लाना ही था। आखिर कब तक छुपाता? शेखर और बेगम साहिबा और उसकी बेटी को हवलदारों ने पकड़ा और उन्हें ले जाने लगे कि इतने में उन्हें कमिश्नर साहब ने रोका और कहा कि रुको शेखर, तुम जेल नहीं जाओगे। हाँ शेखर, सही सुना तुमने। मैं जानता हूं कि जो तुमने किया वो भी गलत था, मगर ये सब जानते हैं कि तुम एक मोहरा बन के रह गए थे। खेल तो कोई और खेल रहा था। तुमने वही किया जो एक आम इंसान उन हालातों में करता। तुमने जो भी कदम उठाए वो सही उठाए। मैं ये नहीं कहता कि तुम आज़ाद हो, मगर मैं कानून से गुजारिश करूंगा खुद कि तुम्हें इस केस में कम से कम सज़ा हो, क्योंकि जो तुमने किया था वो इतनी बड़ी सज़ा के काबिल नहीं है। और बेगम साहिबा, आप, कानून को आपकी तलाश बरसों से थी। अब इसे तकदीर का खेल ही समझिए कि अब आप कोई और खेल नहीं खेल सकती हैं। हवलदार, ले जाओ इन्हें।